नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो चलिए हम लोग जेपीएससी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आगे चीज़ों को कंटिन्यू करेंगे। देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा था कि अभी आपके पास समय है। अगर आपके पास समय है तो आपकी तैयारी जेपीएससी के लिए कैसे होनी चाहिए, तो आप मेंस को लेकर के, ठीक है ना। देखिए, मेंस कोई अलग चीज नहीं है भाई। आप जो पीटी के लिए पढ़ते हैं वही मेंस में भी आपको पढ़ना रहता है, लेकिन आपको वो सब्जेक्ट के ऊपर या फिर वो टॉपिक के ऊपर, जैसे कि आज हम लोग पढ़ने वाले साइंस एंड टेक्नोलॉजी में सैटेलाइट के बारे में, जिसमें बहुत सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। और वाइटल वेलोसिटी होगा, स्केप वेलोसिटी होगा। फिर धीरे धीरे हम लोग चलेंगे सैटेलाइट्स के, जो पोलर सैटेलाइट हो गए, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट हो गए, वो सारी चीज़ें जब हम पढ़ रहे होंगे तो उसमें आपको अपना एक स्किल डेवलप करना होगा। उसके बाद आपको देखना होगा कि आपका जो आयोग है इस टॉपिक से क्या सवाल पुटअप किया है, चाहे वो आपका यूपीएससी का पेपर हो, चाहे आपका यूपी पीसीएस का पेपर हो, या फिर आपका बीपीएससी का हो, या फिर जेपीएससी के ही जो पिछले विगत वर्षों में मेंस में पूछे गए हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। सेम आपको हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, पॉलिटी में, इकोनॉमिक्स में करना है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप मेंस में जब चीज़ों को लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो आपके पास सबसे पहले क्या होना चाहिए। आप जैसे हिस्ट्री अगर अगर आप मेंस में लिख रहे हैं, हिस्ट्री का क्वेश्चन अगर आप लिख रहे हैं, तो आपको स्टोरी तो पहले पता होना चाहिए उसके बारे में, उसके फैक्ट को पता होना चाहिए, उस फैक्ट को आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं मैप के थ्रू, ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। उसी प्रकार साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आपको जो भी टॉपिक से आपका क्वेश्चन पुटअप किया गया है उसका आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर आप फिजिक्स बना रहे हैं तो फिजिक्स में वो सारे फॉर्मूला को मेंशन करना है। अब उस फॉर्मूला को ही केवल मेंशन करने से काम नहीं होगा, एक एग्जाम्पल आप ले करके प्रूव करके दिखलाएंगे तो ज़्यादा सॉलिड बन जाता है, और उसमें आप फिर से मैपिंग यानी कि डायग्राम बना देंगे और भी खूबसूरत बन जाएगा। तो ये तरीका है, मतलब कोई ऐसा नहीं है कि हम मेंस की तैयारी अलग से करेंगे। देखिए, जो हम लोगों ने आज आपका एक क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ही है, और आप जेपीएससी में मेंस में जो आपको देखने को मिलता है इस नाम से जनरल साइंस इन्वायरमेंट एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, ठीक है। नेक्स्ट, आपको यहाँ पे आपका यूपीएससी में भी पूछा गया है, और देखिए फिर से ये क्वेश्चन आपका यूपी पीसीएस में रिपीट हुआ है, और नो डाउट आपका ये क्वेश्चन आपका बीपीएससी रिपीट करेगा आगामी दिनों में। साथ के साथ आपका जेपीएससी भी रिपीट करेगा, उत्तराखंड पीसीएस भी आपका ये क्वेश्चन रिपीट करने वाला है। और हम सभी लोग मेंस की तैयारी भी आयोग के पूछे गए विगत वर्षों और जो बर्निंग टॉपिक अभी चल रही है उसको ही लेकर के हम लोग तैयारी करते हैं, क्योंकि इसका सिलेबस बहुत वास्ट होता है। तो आपका क्वेश्चन क्या पूछा गया, तो देखिए इस क्लास में केवल क्वेश्चन में डिस्कशन नहीं करूंगा। आज के क्लास में मैं आपको क्या रखने वाला हूं, पूरा सैटेलाइट का कंसेप्ट ही दूंगा। होप शो कि आज मेरी कोशिश होगी, लेकिन सैटेलाइट आज एक दिन में तो कंप्लीट होगा भी नहीं। लेकिन यहां से हम लोग ये चैप्टर को स्टार्ट करेंगे तो आपको ये भी समझ आ रहा होगा आज के क्लास से कि कैसे हम पीटी और मेंस एक साथ तैयारी करेंगे, क्योंकि अभी मेरे पास समय है। तो देखिए, पहले देखते हैं कि क्वेश्चन आपका आयोग ने क्या पूछा है। क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी में जो आपका वातावरण है, याद नहीं कि यहां पर अगर आप वातावरण के जगह अगर आपको देखने को मिले तो यहां आपको वायुमंडल भी लिखा मिल सकता है। देखिए, वातावरण कहने का मतलब आपका एटमॉस्फेयर ही है, मैं अच्छे से लिख दे रहा हूं यहाँ पे। वातावरण कहने का मतलब यहां पर आपका वायुमंडल से है, ठीक है, यानी कि एटमॉस्फेयर से है। वायुमंडल यानी क्या है, एक स्फीयर है, यानी कि एक मंडल है जहां पे क्या प्रेजेंट है, वायु है, नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, उसके बाद आर्गन गैस, ये सारी गैसेस प्रेजेंट है, ठीक है। तो पृथ्वी में ये जो वायुमंडल आप जो देख रहे हैं इसके पीछे का आपको कारण बतलाना है कि ये वायुमंडल का जो पृथ्वी में जो वायुमंडल जो बनी हुई है, अगर भैया अगर वायुमंडल ना हो यानी वातावरण ना हो तो क्या हम और आप जीवित रह पाएंगे, मतलब गैसें ही प्रेजेंट नहीं होगी, ऑक्सीजन रहेगा नहीं, तो क्या हम आप या जीव जंतु या पेड़ पौधे रह पाएंगे, नहीं रह पाएंगे। तो इस वायुमंडल के पीछे का आपको लॉजिक बतलाना है, कारण बतलाना है, लेकिन कारण को आपको एक्सप्लेन भी करना है, और साथ के साथ आपको यहां उदाहरण भी पूछ लिया गया। तो देखिए इसका सिंपल सा आप देखेंगे क्या, तो देखिए ये क्वेश्चन आपका मेंस में पूछा गया है। अब यहां जेपीएससी में आपको 500 से 600 शब्दों में जेपीएससी में आपको लिखना है, ठीक है। देखिए ऊपर नीचे हो सकता है, 480 वर्ड हो सकते हैं, 520 भी हो सकता है, 620 भी जा सकता है, मतलब इसके बीच में ही रहेंगे हम, 600 से कम में ही रखेंगे। अब देखिए ये क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव में भी पूछा गया है। अब ये क्वेश्चन देखिए, मैंने कहा ना कि ये क्वेश्चन रिपीट होगा।
अब इस क्वेश्चन को यूपीएससी यूपीपीसीएस का जो पूछा है इसको जेपीएससी ने ऑलरेडी रिपीट कर रखा है, लेकिन मेंस में आपको पता है 20 क्वेश्चन आपको 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, इसमें ही इन्होंने पूछ रखा है। आप जाके उठा के भी देखेंगे 2021 में जो पूछा गया है जेपीएससी की तरफ से ये क्वेश्चन पूछा गया। तो ये मेंस में हम कैसे लिखेंगे इस पे हम लोग बात करेंगे। समझ में आ गया क्वेश्चन क्या है, लॉजिक समझ में आ गया। अब इसके बाद आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन हम लोगों ने आपके लिए फोकस स्टडी विद अभी जो हमारा एप्लीकेशन है जिसमें हम लोग जेपीएससी के लिए क्लासेस स्टार्ट कर रखे हैं हम लोगों ने पीटी के लिए। लेकिन आप आज का भी क्लास देख रहे हैं या फिर आपको ये भी समझ आ रहा होगा कि हम आपको इस लेवल पे पढ़ाएंगे। देखिए पीटी का बैच है, फी भी आपको पीटी की ली जा रही है। अभी आज तक ही आपका ये जो ऑफर फी 2000 रहेगा, ठीक है। इसके बाद ये फी आपको 4000 में देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ आज तक जो भी वीडियो जब भी आप देख रहे हैं भाई, अगर आज आप देख रहे हैं तो 2000, अदरवाइज ये फी आपको एप्लीकेशन में 4000 में मिलेगी। कोई भी इंक्वायरी है तो आप यहां से ले सकते हैं। बाकी एज इट इज जो नोट्स है देखिए काफी आपको काम आपका सरल हो जाएगा। कंसेप्ट बिल्डअप करेंगे, देखिए आपको नोट्स लिखे लिखाए आपको मिल जाएंगे एकदम अच्छी तरह से। दोनों पेपर आपको इसमें कवर कराया जाएगा, आपका पेपर 1 भी कवर कराया जाएगा, ठीक है, और पेपर 2 भी। जहां पेपर 2 आपका काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होगा जेपीएससी के लिए, 100 क्वेश्चन और यहाँ पे 10 क्वेश्चन, यानी 110 क्वेश्चन जो आपका पीटी यूं ही यही क्वालिफाई करवा सकता है। जिसके आपके लिए गांधी सर नो डाउट 3 बार जेपीएससी मेंस और 1 बार इंटरव्यू और यूपीएससी मेंस लिख चुके हैं। बहुत अच्छी एक्सपीरियंस है। और ये आपको मेंस में जो आपको लैंग्वेज पेपर है आपका खोट्टा भी पढ़ा रहे हैं। अब खोट्टा आपको देखिए अगर 0 बट्टा सन्नाटा है सर से पढ़ लीजिए। ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने खोट्टा में बहुत अच्छा स्कोर भी किया है और आपने डेमो भी देखा और बहुत सारे अभी डेमोज आएंगे भी चैनल पे तो आप देख भी सकते हैं। बाकी आपको कोई भी इंक्वायरी करनी है तो आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। डेमो वीडियो आपका ये भी है और भी 2-3 वीडियो जा चुका है, अभी और भी आएगा। आप देख सकते हैं कि पीटी के बैच में ही आपको मैं मेंस का ऑलरेडी काम खत्म कर दूंगा, पूरी कोशिश होगी, ठीक है। चलिए सबसे पहले हमें ये समझना है जो चैप्टर है, देखिए ये चैप्टर मैं आपको खत्म कर रहा हूं, आपका चैप्टर ये खत्म कर रहा हूं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में सैटेलाइट को। इसी सैटेलाइट में हम आपको पूरा स्पेस को भी आगे पढ़ाएंगे, पूरा इसरो के बारे हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं, करंट को जोड़ करके कि इसरो का जो भी आगामी अभी योजनाएं हैं, जो भी सैटेलाइट इन्होंने लॉन्च की। लेकिन पहले तो समझना होगा ना सर कि ये सैटेलाइट होती क्या है। ये सैटेलाइट यानी कि उपग्रह जिसे कह रहे हैं, ये उपग्रह होती क्या है, ये ग्रह होती क्या है, पोलर सैटेलाइट होती क्या है, और वाइटल वेलोसिटी होती क्या, इसके वेलोसिटी क्या होती है। ये सारे टर्म्स को पहले जब तक आप ना समझेंगे तब तक आपका ये चैप्टर अच्छा नहीं हो पाएगा। सबसे पहले हम समझना चाहेंगे कि ग्रह कहते किसको है, ठीक है, प्लैनेट कहते किसको है। देखिए डेफिनेशन सबसे पहले पढ़ेंगे एकदम। अगर आप नोट्स को भी तरीके से अगर आप पढ़ेंगे ना तो चीजें आपका क्लियर हो जाएगी। पहले मैं आपको नोट्स पढ़ूंगा फिर मैं चीजों को आपको एक्सप्लेन करूंगा। नोट्स में क्या लिखा गया है कि कोई भी आकाशीय पिंड यानी कि सेलेस्टियल बॉडी जो है जो तारों की परिक्रमा करती है उसे हम ग्रह कहते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है, सिंपल सा हमें ये समझ में आया कंटेंट को पढ़ने के बाद, ग्रह का जो डेफिनेशन दिया गया है यानी कि प्लैनेट का जो डेफिनेशन दिया गया है, ये डेफिनेशन दिया गया है कि कोई भी आकाशीय पिंड, कोई भी आकाशीय पिंड, देखिए आकाशीय पिंड मतलब एक बहुत बड़ा गोला होगा ये, ठीक है ना, बहुत बड़ा गोला होगा। यानी एक जो सेलेस्टियल बॉडी जो आप देख रहे हैं ना एक बहुत बड़ा गोला होगा। और ये जो गोला है किसी तारे की, ध्यान से सुनना है, किसी तारे की क्या कर रही होगी, परिक्रमा कर रही होगी, तो उसे हम क्या कहेंगे, ग्रह कहेंगे। जैसे इसका एग्जाम्पल आप ध्यान से सुनिएगा। आपको क्या पता है, आपको पता है कि जो आप सूर्य को देख रहे हैं वो सूर्य क्या है, आपका एक मून है, सॉरी आपका क्या है, एक स्टार है, ठीक है ना। सूर्य क्या है, आपका एक स्टार है, यानी कि सूर्य क्या है, आपका एक तारा है। और आपको ये भी पता है ये जो सूर्य है ये क्या है, आपका स्थिर है, यानी ये क्या है, रुकी हुई है, स्थिर है। और इस सूर्य के चारों तरफ जो भी ग्रह आप देख रहे हैं, चाहे आपका अर्थ हो या आप बुध ग्रह को ले ले, जुपिटर को ले ले, यानी कि बृहस्पति ग्रह ले ले, ये सारे क्या है, इस सूर्य के चारों और इसकी क्या कर रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं या नहीं। चलिए ठीक है सर, इतना तो हमें भी पता है, आपने भी बतला दिया, ठीक है सर। हमने आपको ये बताया एग्जाम्पल में, हमने आपको ये बताया कि हमने एग्जाम्पल में लिया है सूर्य। अब ये सूर्य क्या है, ये आपका हो गया सूर्य यानी कि सन। अब ये सूर्य के चारों ओर, ठीक है ना, इसके चारों ओर क्या है, हमारी जो पृथ्वी यानी कि हम जहां रह रहे हैं, ये जो आपकी पृथ्वी है, अर्थ जो है इसकी क्या कर रही है, परिक्रमा कर रही है,
ठीक है, इसकी क्या कर रही है, परिक्रमा कर रही है। अब एक बात बतलाइए, सूर्य क्या है, आपका एक स्टार हो गया, ठीक है, स्टार हो गया। यानी ग्रह किसको कहते हैं, ग्रह हम उसे कहते हैं जो तारों की यानी कि स्टार की परिक्रमा करती है। तो अब एक बात बतलाइए, ये स्टार हो गया आपका, ठीक है, ये स्टार हो गया, और ये जो अर्थ है इस स्टार की क्या करिए, परिक्रमा करिए, यानी कि अर्थ क्या हो जाएगा, आपका एक ग्रह हो जाएगा। समझ में आया, यानी ये क्या हो जाएगा, आपका एक प्लैनेट हो जाएगा। उसी प्रकार बुध ग्रह भी ले लेंगे आप, तो बुध भी क्या कर रहा है, इस सूर्य की परिक्रमा कर रहा है, तो ये बुध ग्रह भी क्या हो जाएगा, इसलिए हम इसको कहते हैं ना बुध ग्रह, ठीक है। सोलर सिस्टम जब आप पढ़ेंगे तो आपको पढ़ाया भी जाता है यहाँ पे। यहां तक समझ में आया, यानी आपको क्या समझ में आ गया सर, आपको यह समझ में आ गया कि हम ग्रह किसको कहेंगे, प्लैनेट किसको कहेंगे, वो आकाशीय पिंड जो किसी तारों की परिक्रमा कर रही होती है। अब ये परिक्रमा कैसे करेगी नहीं करेगी, ये सारा कुछ आपको समझ में आएगा। देखिए सारा कुछ आपको समझ में आएगा। मैं आपको एक कंसेप्ट मैंने आपको कल भी पढ़ाया है, मैं आपको यहाँ पे प्रूव करता हूं। जैसे कि ये आपका क्या है, सन है, ठीक है, ये आपका क्या है, सन है। और अभी आपको मैंने बतलाया कि ये जो आपका अर्थ है, ये आपकी क्या है, पृथ्वी है, यानी कि ये क्या हो गई, आपकी अर्थ हो गई। अब ये अर्थ क्या कर रही है, इस सूर्य की इलिप्टिकल पाथ पे क्या कर रही है, इसका परिक्रमा कर रही है, ठीक है। इस प्रकार से सन अर्थ यहाँ आएगा, उसके बाद अर्थ यहाँ आएगी, उसके बाद अर्थ यहाँ आएगी, ठीक है ना, इस प्रकार से परिक्रमा करेगी भाई। तो आपको पता है कि इसका अपना कोई ना कोई एक मास होगा, सन है तो इसका अपना कोई मास है, और ये अर्थ का भी क्या होगा, अपना एक मास होगा। मैंने आपको ये बतलाया था ग्रेविटेशनल में, गुरुत्वाकर्षण चैप्टर में, कि ब्रह्मांड की कोई भी वस्तु जिसका अपना अगर कोई मास है तो वो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर क्या करती है, फोर्स लगाती है, और वही फोर्स का क्या कहते हैं हम लोग, गुरुत्वाकर्षण बल। यानी कि ये सन जो है इस अर्थ के ऊपर में Fs में लिख रहा हूं, यानी कि सन जो है अर्थ के ऊपर फोर्स लगाएगी, और सेम एज इट इज आपका जो अर्थ है वो भी सन के ऊपर क्या करेगी, फोर्स लगाएगी। लेकिन ये फोर्स का जो मैग्नीट्यूड वैल्यू होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। अब दूसरी बात, यही फोर्स को हम क्या नाम देते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल का नाम देते हैं। लेकिन ये अर्थ क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है, यानी ये मोशन में है। ये मोशन में क्यों आ गया, क्योंकि जो मास ऑफ सन जो है कंपैरेटिवली मास ऑफ अर्थ इतना अधिक है। वही एक एग्जांपल मोटे व्यक्ति और एक पतले बच्चे में, कि ये जो मोटा व्यक्ति आप जो देख रहे हैं और ये जो पतले व्यक्ति को देख रहे हैं, इसको भी 10 न्यूटन का फोर्स लगाया गया है और इसको भी 10 न्यूटन से धक्का दिया गया, लेकिन ये व्यक्ति एज इट इज यहीं रह गया, लेकिन ये व्यक्ति क्या हो गया, मोशन में आ गया। उसी प्रकार यहां पे फोर्स जो लग रहा है इक्वल फोर्स लग रहा है, लेकिन मास ऑफ सन इतना अधिक होने के कारण ये स्थिर रह गया है, लेकिन ये अर्थ क्या हो गया, इलिप्टिकल पाथ में इसके चारों ओर घूमने लग गई है। ये भी क्लियर हो गया। अब देखिए आपको पहले ये अभी क्लियर हो गया बहुत अच्छे से कि ग्रह किसको कहते हैं, प्लैनेट किसको कहते हैं। अब देखिए जो आपका ये क्वेश्चन है, मैं आपका इसको क्वेश्चन में एक बार फिर से मैं पीछे आ रहा हूं। इसके अगर सही उत्तर की जब आप बात करेंगे कि पृथ्वी पर जो आपका वायुमंडल, उसके पीछे का कारण क्या है, तो देखिए आपको जो यहां लिखना होगा मेंस में इसको, तो देखिए सबसे पहले इसको जो ऑब्जेक्टिव में पूछा गया था क्वेश्चन को पहले देखिए। क्वेश्चन एज इट इज आपका ऑब्जेक्टिव में जेपीएससी ने पूछ रखा है कि पृथ्वी पर वायुमंडल का कारण क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल, यानी कि गुरुत्व बल, और दूसरा जो है अर्थ की जो एस्केप वेलोसिटी है बहुत अधिक होने के कारण। अब देखिए गुरुत्व बल कैसे, इसका एक पीछे रीजन है। तो देखिए अब ये दो रीजन है, ये दो कारण मुझे पता चल गया कि पृथ्वी पर जो वायुमंडल है, यानी कि पृथ्वी के जो एटमॉस्फेयर में जो आप वायु को जो देख रहे हैं, जो एक डेंस वायुमंडल बना करके रखा हुआ है, पहला तो रीजन है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। गुरुत्वाकर्षण बल कहने का मतलब क्या है, ये आपका अर्थ हो गया, ठीक है, ये अर्थ हो गया, और यहाँ पे क्या है, वायुमंडल बना है, ठीक है ना, बहुत सारे गैसेस प्रेजेंट होंगे। अब ये गैस है तो मुझे ये बताइए गैस क्या है, एक पदार्थ है, पदार्थ है ना, क्यों, क्योंकि गैस का अपना एक मास है और ये स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है। जो बलून का एग्जांपल लीजिए, मैंने बतला रखा है फिजिक्स वाला चैप्टर, मैटर वाला चैप्टर देखेंगे तो गैस को अगर बलून में फिलअप करते हैं तो गैस का कुछ तो मिलीग्राम में वेट इंक्रीज होता है और स्पेस ऑक्युपाई कर लेता फूल जाने पे, ठीक है सर। तो अपना इसका कोई मास है और अर्थ का अपना कोई एक मास है, ठीक है, ठीक है सर। तो सिंपल सी बात है, ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा और अर्थ इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, और इसी फोर्स को हम क्या नाम देते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल। लेकिन मैंने ये भी बतलाया था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट में अगर एक ऑब्जेक्ट प्लैनेट आ जाए तो इस फोर्स को क्या नाम देते हैं, गुरुत्व बल। यानी कि अर्थ की जो ग्रेविटी है, उस ग्रेविटी के कारण ही ये जो आप वायुमंडल को देख पा रहे हैं पृथ्वी के चारों तरफ। अभी और भी चीजें क्लियर होगी जब मैं आपको स्केप वेलोसिटी पूरा पढ़ा दूंगा तब। अब देखिए इसको जब आप एक्सप्लेन करेंगे मेंस में, तो सबसे पहले आपको गुरुत्वाकर्षण बल को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। जैसे अब आपको गुरुत्वाकर्षण बल एक्सप्लेन करने के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे ख्याल से,
क्योंकि मैंने देखिए गुरुत्वाकर्षण बल को बड़े ही अच्छे से समझाया, गुरुत्व बल क्या होता है, देन आपको गुरुत्वाकर्षण फोर्स के बारे में बतलाया, उसके नियम के बारे आप ऐसे लिखेंगे, फिर जो भी गुरुत्वाकर्षण की जो प्रॉपर्टीज आप है उसको यहां पर लिखेंगे। आयोग इस खूबसूरती को देखकर ये समझेगा, क्योंकि आयोग भी तो यही जानना चाह रहा है ना मेरे भाई। देखिए पूरा कंटेंट आपको यही बस छाप देना है, इसके बाहर आपको कुछ नहीं करना। तो आयोग भी यही जानना चाह रहा है आपसे कि क्या आपको गुरुत्वाकर्षण के बारे पूरा कंसेप्ट पता है और क्या आपको एस्केप वेलोसिटी के बारे में पता है, क्योंकि आयोग यहीं से चेक कर लिया आपका पूरा ग्रेविटेशनल चैप्टर भी, और एस्केप वेलोसिटी से आपको ये चेक कर लेगा कि आपको पूरा सैटेलाइट के सिस्टम के बारे आपको पता है भी या नहीं। ठीक है, तो अब देखिए गुरुत्वाकर्षण बल के बारे तो आप बहुत अच्छे से लिख पा रहे होंगे, क्योंकि मैंने करवा दिया इसका क्लास, नोट्स भी अपलोडेड हो रखा है। अब हम लोगों का मेन फोकस होगा एस्केप वेलोसिटी, लेकिन डायरेक्ट एस्केप वेलोसिटी में हम नहीं आ पाएंगे जब तक कि हम धीरे धीरे चीजों को ना कवर करते चले। तो अभी आपने ये समझ लिया कि हम ग्रह किसको बोलते हैं, हम ग्रह उसे हम कहेंगे यानी वो आकाशीय पिंड, यानी कि वो सेलेस्टियल बॉडी जो तारों की परिक्रमा कर रही होगी उसे हम प्लैनेट कहेंगे। जैसे आपका सन जो है एक तारा है और सन के चारों तरफ पृथ्वी चक्कर काट रही है, इसलिए अर्थ क्या हो जाएगा, एक प्लैनेट हो जाएगा। हमें सर ये समझ में आ गया कि ग्रह कहते किसको है, लेकिन अब हमें यह समझना है कि सैटेलाइट यानी कि उपग्रह कहते किसको है। तो इसके डेफिनेशन को जब हम पढ़ रहे होंगे तो उपग्रह एक ऐसा पिंड है जो किसी बड़े आकाश से पिंड, ठीक है ना, जो कोई एक बड़े आकाश से पिंड जैसे कि कोई ग्रह को या फिर सूर्य की परिक्रमा करती है उसे हम उपग्रह कहते हैं। देखिए इसके डेफिनेशन को समझिए। मैंने अभी आपको क्या बतलाया उपग्रह के बारे में, यानी कि सैटेलाइट के बारे में। सैटेलाइट के बारे में क्या अभी आपने डेफिनेशन पढ़ा कि कोई भी आकाशीय पिंड, ठीक है ना, कोई भी आकाशीय पिंड जो किसी ग्रह की, जैसे समझिए ये आपका क्या हो गया, सन हो गया, ये हो गया आपका अर्थ। ठीक है, अब आपको भी पता है कि ये अर्थ क्या है, इस सूर्य की चारों ओर परिक्रमा कर रही है, और ये आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका चंद्रमा, यानी कि ये हो गया आपका मून। सन क्या है आपका, ये स्टार हो गया। तो अब अगर कोई भी स्टार की परिक्रमा कर रहा होगा, थोड़ा सा इसे अच्छे से मैं डायग्राम बना दूं, जैसे ये आपका क्या हो जाएगा, अर्थ इसकी परिक्रमा कर रही है इस प्रकार से, ठीक है, यू डायरेक्शन में, इलिप्टिकल पाथ में। तो सन यानी कि स्टार है, तो स्टार के चारों ओर परिक्रमा कर रही है, तो अर्थ क्या हो जाएगा आपका, एक प्लैनेट हो गया, यानी कि ग्रह हो गया, एक सेलेस्टियल बॉडी है। ठीक है, अब डेफिनेशन में आपने क्या देखा कि उपग्रह हम किसको कहेंगे, उपग्रह एक ऐसा पिंड है जो किसी बड़े आकाशीय पिंड, ठीक है ना, जैसे कि ग्रह की या फिर सूर्य की परिक्रमा करेगी तो उसे हम उपग्रह कहेंगे। तो देखिए ये जो मून है, अब ये जो मून को आप देख पा रहे होंगे, ये मून क्या एक पिंड है, ये भी, तो ये क्या कर रहा है, इस अर्थ की परिक्रमा कर रहा है, ठीक है ना, इस अर्थ की परिक्रमा कर रहा है इस प्रकार से। अब समझिएगा, अर्थ क्या है, एक प्लैनेट है, यानी कि ग्रह है, तो वो पिंड जो किसी ग्रह की परिक्रमा कर रही हो उसे हम क्या नाम दे देते हैं, सैटेलाइट की नाम दे देते हैं। लेकिन ये कैसा सैटेलाइट है, प्राकृतिक सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट है, या फिर आर्टिफिशियल सैटेलाइट है। तो भाई ये तो प्राकृतिक सैटेलाइट है ना, क्योंकि आर्टिफिशियल सैटेलाइट कहने का मतलब ये है कि जो स्पेस एजेंसी है, जैसे भारत की अपनी स्पेस एजेंसी इसरो है, अमेरिका में देखेंगे तो आपकी नासा है, तो अब जैसे कि जियो है कंपनी है, तो अब जियो पूरा जो सेटअप कर रखा है इंडिया में, तो उसकी अपनी एक सैटेलाइट है भाई, लेकिन वो सैटेलाइट क्या, वो मेन मैड है, यानी आर्टिफिशियल सैटेलाइट हो गया। लेकिन ये जो मून जो आप देख रहे हैं, ये मून कैसी है, तो ये एक नेचुरल सैटेलाइट है। तो आपको समझ में आया कि सैटेलाइट कहते किसको है, सैटेलाइट हम कहते किसको है सर, सैटेलाइट हमने ये जान लिया। देखिए पहले डिफरेंस को समझने की कोशिश करिए कि ग्रह और उपग्रह के बीच का डिफरेंस होता क्या है, इनके बीच का अंतर होता है क्या। तो उपग्रह उसे कहते हैं जो किसी भी बड़े आकाशीय पिंड जैसे कि किसी ग्रह की परिक्रमा कर रही होगी, ठीक है, या फिर सूर्य की परिक्रमा कर रही होगी, उसे हम उपग्रह कहेंगे। तो ग्रह हम उसे कहेंगे। चलिए इसको डेफिनेशन को क्लियर करते हैं डायग्राम से। एक डायग्राम बनेगा, इस डायग्राम से ही पूरा आपका दोनों पार्ट आपका क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। चलिए इसके डायग्राम को मैं यहाँ बना रहा हूँ, बढ़िया से समझना आपको। ये हो गया आपका सन, ठीक है सर, और ये हो गया आपका अर्थ, ठीक है सर, और ये हो गया आपका मून, ठीक है, ये हो गया आपका मून यानी कि चंद्रमा, ये हो गया आपका अर्थ, ये हो गया सन। सन क्या है आपका, एक स्टार है, ठीक। अब ये जो स्टार है, इस स्टार के चारों ओर आपकी जो अर्थ है, आपकी जो ये अर्थ है, इसकी क्या कर रही है, परिक्रमा कर रही है या नहीं कर रही है, बतलाइए।
यस सर कर रही है। यानी कि कोई भी आकाशीय पिंड, ठीक है ना, कोई भी आकाशीय पिंड, ठीक है, कोई भी आकाशीय पिंड, कोई भी आकाशीय पिंड अगर किसी स्टार की, या फिर किसी स्टार कहने का मतलब अगर सूर्य की परिक्रमा कर रही है तो उसे हम क्या नाम देंगे, उसे हम प्लैनेट का नाम देंगे, यानी कि उसे हम ग्रह का नाम देंगे। और अगर कोई पिंड, ठीक है, अगर कोई पिंड किसी ग्रह की परिक्रमा कर रही होगी तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम सैटेलाइट का नाम देंगे, यानी कि उसे हम क्या कहेंगे, उपग्रह कहेंगे। और ये कैसा उपग्रह है, तो ये नेचुरल सैटेलाइट है। यहां तक चीजें क्लियर है सर, यहां तक चीजें क्लियर है सर। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे यहाँ एग्जाम्पल ही मैंने दिया, मैंने कहा ना कि अगर नोट्स को भी शिद्दत से पढ़ लेंगे ना तो चीजें पूरी हो जाएगी। चंद्रमा जो बड़े आकाशीय पिंड जैसे पृथ्वी की चक्कर काट रही है उसे हम उपग्रह कहते हैं, या एक नेचुरल सैटेलाइट है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट कृत्रिम उपग्रह जो स्पेस एजेंसी नासा इसरो के द्वारा स्पेस में छोड़ी जाती है, रिसर्च पर्पज से छोड़ा जाता है। मौसम संबंधित आपको जो भी जानकारी फोरकास्टिंग कर दी जाती है उसका भी तो एक सैटेलाइट छोड़ा गया है ना मेरे भाई। पृथ्वी के चारों ओर क्या कर रही है, वो चक्कर काट रही है। तो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर काट रही है तो पृथ्वी क्या एक ग्रह है, और पृथ्वी के चारों ओर जो चक्कर काटेगी हम उसको क्या कहेंगे, उपग्रह कहेंगे। अब उसको आप अलग अलग नाम दे देती है, ठीक है ना, वो स्पेस एजेंसी नाम दे देती है। चलिए यहां तक चीजें क्लियर है। अब हम लोगों को पढ़ना है ऑर्बिटल वेलोसिटी के बारे में, यानी कि हिंदी में कहेंगे कक्ष वेग, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है v0 से। आखिर ये कक्ष वेग है क्या, यानी कि वेलोसिटी ऑर्बिटल वेलोसिटी होती क्या है। तो यहां लिखा गया है कि वह वेलोसिटी, यानी कि वह वेग जिस पर कोई उपग्रह ग्रह के चारों ओर चक्कर काटना शुरू कर दे उसे हम वेग कहते हैं, यानी उस वेग को हम क्या कहते हैं, ऑर्बिटल वेलोसिटी कहते हैं। समझ में आया आपको, नहीं आया होगा। देखिए अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं कि ये आपका क्या है, ये मैं आपको बोल रहा हूं ये आपका सन है, ठीक है। ये आपका पास कोई एक सैटेलाइट है, ये आपका सैटेलाइट है। अब मैं एक ऐसा वेलोसिटी इसको दे दूं, उस वेलोसिटी को कहा जा रहा है ऑर्बिटल वेलोसिटी। अगर मैं इसका ऑर्बिटल वेलोसिटी, मैं जस्ट एक एग्जांपल ले रहा हूं, 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड है, ठीक है। कैलकुलेशन करने के बाद पता चला, मैं अभी आऊंगा इसके ऊपर भी। तो मुझे पता है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी कि 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड का मतलब को समझिए। इसका मतलब ये कि एक सेकेंड में वो ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस कवर कर ले, 7.9 किलोमीटर, यानी अप्रॉक्स 8 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर ले। अगर इतना स्पीड अगर हम ऑब्जेक्ट को दे देते हैं तो ये जो आपका सैटेलाइट है, ठीक है ना, ये जो सैटेलाइट है इस सूर्य की चारों ओर, यानी कि एक कक्षा में, ठीक है ना, एक कक्षा बना लेगा, एक ऑर्बिट बना लेगा, और उस ऑर्बिट में क्या करेगा, चक्कर काट रहा होगा। कब, जब आप उसको ये वेलोसिटी दे देते हैं तब। अगर आप 7.9 किलोमीटर नहीं दे पाए, मान के चलते आपने 6.9 किलोमीटर पर सेकेंड ही दे पाया, यानी कि एक सेकेंड में ये 6.9 किलोमीटर कवर कर पा रहा, तो ये होगा क्या, ये सैटेलाइट आएगा 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 आएगा, फिर यहाँ आके ऐसे गिर जाएगा, ठीक है। या फिर आप इसको 5 किलोमीटर पर सेकेंड दिए तो ये आएगा इस प्रकार से यहीं पे आके गिर जाएगा। लेकिन ये सूर्य की चारों ओर परिक्रमा नहीं कर पाएगा। कब करेगा, जब तक कि आप इसको ये वेलोसिटी ना दे दे, एक सेकेंड में 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी कि एक सेकेंड में 7.9 किलोमीटर कवर कर ले, ठीक है। अब बतलाइए, ये जो आप देख पा रहे होंगे ये कौन सा केस है, तो मैंने आपको प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ाया था, ठीक है ना। ये देखिए इस प्रकार से फेंके, ये हो गया आपका प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल बहुत शानदार सवाल है, बहुत शानदार कंसेप्ट मैं दे रहा हूं भाई। यानी कि प्रोजेक्टाइल मोशन की जब बात होगी तो उस केस में जो ऑब्जेक्ट होगी, ठीक है ना, मान के चलते हैं यहाँ पर ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसके पास जो वेलोसिटी होगी, मैं मान के चल रहा हूं इस ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है v, तो ये वेलोसिटी आपको ऑप्शन में दे दिया रहेगा। ऑप्शन ए प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछाएगा, प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए यानी कि प्रक्षेप गति के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए v लेस देन v0, यानी v क्या है, ऑब्जेक्ट वेलोसिटी है, v0 क्या है, ऑर्बिटल वेलोसिटी, कक्ष वेग जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। सेकेंड v इक्वल्स टू v0, ठीक है सर। ऑप्शन 3 v ग्रेटर देन v0। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, चलिए इनमें से कोई नहीं, नन। अब बतलाइए ये कब बता पाइएगा, तो प्रोजेक्टाइल मोशन मतलब हमें यह भी समझ में आया कि अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट को, अगर ये ऑर्बिटल जो वेलोसिटी अगर इतना हम नहीं दे पाएंगे तो वो क्या होगा, स्टार में आके गिर जा रहा है। यही तो हमारा क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन है। यानी कि उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी v0 से कम होनी चाहिए। यानी कि ये जो 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड है, आप 6.9 किलोमीटर पर सेकेंड ही दे पाए इसको वेलोसिटी, तो ये सूर्य की परिक्रमा कर पाएगी नहीं। सूर्य की परिक्रमा करने के लिए इसको कितना वेलोसिटी चाहिए, ऑर्बिटल वेलोसिटी का मतलब क्या है, ऑर्बिटल वेलोसिटी का मतलब ही वही है कि वह वेलोसिटी, ठीक है ना, जिस पर कोई भी उपग्रह
जिस पर कोई भी उपग्रह ग्रह के चारों ओर चक्कर काटना शुरू कर दे उस वेग को ही हम लोग ऑर्बिटल वेलोसिटी कहते हैं। तो वो वेलोसिटी अगर हम इसको दे ही नहीं पाए, अगर ये प्लैनेट को, अगर हम इस प्लैनेट को अगर ये वेलोसिटी हम दे ही नहीं पाए, मुझे एक मैंने एजम्पशन लिया कि ये वेलोसिटी चाहिए, ऑर्बिटल वेलोसिटी इतनी है अर्थ की कि अगर अर्थ को सूर्य की चारों परिक्रमा करनी है तो इतना वेलोसिटी देना होगा। अगर हमने 6.9 किलोमीटर पर सेकंड दिया तो क्या ये परिक्रमा कर पाएगी? नहीं कर पाएगी, आगे गिर जाएगी। तो क्या ऐसा हो गया? प्रोजेक्टाइल मोशन, यानी कि इस ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी भी है वो क्या होगा? लेस देन v नॉट है, यानी ऑर्बिटल वेलोसिटी से कम होगी। यानी ऑप्शन ए इसका सही है। देखिए मैं कहां तक आपको लेके चल रहा हूं, आपको इसका अंदाजा नहीं लगेगा भाई। पीटी मेंस कुछ नहीं होगा, आप चैप्टर को पूरा उखाड़ दीजिएगा बेसिक से एडवांस लेवल तक। आपको मेंस में सोचना नहीं होगा। अगर क्वेश्चन थोड़ा बहुत भी घूमेगा ना तो आप लिख पाइएगा, रट करके काम नहीं चलेगा। यानी ऑर्बिटल वेलोसिटी का यहाँ पे हम एग्जाम्पल आपको मैंने दिखलाया है। जैसे कि आपको यहाँ पे मैंने कोई एक प्लैनेट लिया, ठीक है, ये हो गया आपका कोई। अच्छा एक बात यहाँ पे ये भी देखिए, मैंने यहाँ लिखा उपग्रह, यानी कि सैटेलाइट की बात हो रही है। तो सैटेलाइट कहने का मतलब, सैटेलाइट किसको कहते हैं? जो ग्रह की परिक्रमा करेगी, ठीक है ना। यानी आपका ग्रह क्या है? यह आपका अर्थ हो गया। यहां मैंने सन लिखा है ना, कोई बात नहीं, आप इसको सन नहीं, इसको यहां अर्थ कर लीजिए। यहां अर्थ करना होगा, सन नहीं करना, क्योंकि सन तो एक स्टार हो जाएगा। हमें ग्रह की परिक्रमा करने के लिए हम ऑर्बिटल वेलोसिटी को लेंगे, है ना। तो ये आपका अर्थ हो गया। अब मान के चलते हैं जैसे कि आपका एलन मस्क साहब जो हैं, ठीक है, एलन मस्क को आप जान रहे हैं, इन्होंने कई सारे सैटेलाइट छोड़े हैं। स्टार लिंक इनका जो प्रोजेक्ट का नाम है, स्टार लिंक। देन इसके बाद जियो कंपनी की भी हालत खराब हो जाएगी। तो ये क्या सैटेलाइट भेजे स्पेस में, मान के चलते कुछ सर्टेन हाइट में, एच हाइट मान के चलते, अर्थ के सरफेस से एच हाइट पे इन्होंने स्टार लिंक का अपना एक सैटेलाइट छोड़ा। तो अब ये क्या करेगा सैटेलाइट? भाई ये सैटेलाइट करेगा ये क्या? ये पृथ्वी के चारों ओर चक्कर ही ना काटेगा। सैटेलाइट का काम क्या है? पृथ्वी के चारों ओर चक्कर काटना, यानी कि ग्रह के चारों ओर, यानी कि प्लैनेट के चारों ओर चक्कर काटना। तो वही चीज यहां लिखा गया है कि वाव वेलोसिटी जिस पर कोई उपग्रह, यानी कि कोई सैटेलाइट जो है ग्रह के चारों ओर चक्कर काटना शुरू कर दे, उस वेग को ऑर्बिटल वेलोसिटी कहते हैं। तो अब एक बात बताइए, अभी देखिए ये आपको मैंने एक रफ लिया एग्जांपल कि 7.9 किलोमीटर पर सेकंड, तो ये ऑर्बिटल वेलोसिटी, अगर इतना से हम भेज दे रहे हैं तो ये सैटेलाइट पृथ्वी की चक्कर काटने लगेगी। मैं जस्ट एक रफ एग्जांपल ये लिया हूं। तो अब आपको ये समझ में आ गया कि ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होता है। ऑर्बिटल वेलोसिटी का मतलब ये होता है कि कोई भी उपग्रह, ठीक है ना, अगर उसको हम ऑर्बिटल वेलोसिटी दे देते हैं, ठीक है, अगर हम उसको ऑर्बिटल वेलोसिटी दे देते हैं तो वह ग्रह के चारों ओर क्या करेगी? चक्कर काटना शुरू कर देगी। क्लियर है? अब जैसे कि इसको मैंने एक एग्जांपल से समझाया फिगर में, जैसे कि आपका यहाँ पे क्या है, ये आपका अर्थ हो गया, ठीक है, ये हो गया आपका अर्थ। अब मैंने एक सैटेलाइट लिया है, ये जो आपका रहा उपग्रह। अब उपग्रह को मैंने v नॉट दे दिया, यानी कि ऑर्बिटल वेलोसिटी दे दिया। तो अब ये क्या करेगी? इस ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करेगी कि नहीं करेगी? लेकिन अगर इसको मैं v नॉट से कम वेलोसिटी दिया तो ये क्या करेगा? वापस आके अर्थ पे गिर जाएगा, और यही क्या होगा? प्रोजेक्टाइल मोशन का केस बन जाएगा। अब देखिए यहां क्या लिखा गया है कि सैटेलाइट और ग्रह जो है, यानी कि ये जो आप सैटेलाइट देख रहे हैं और ये आपका क्या हो गया? ग्रह हो गया। तो सैटेलाइट, अच्छा एक बात बतलाइए, यहाँ पे क्या काम करेगा? सैटेलाइट है तो इसका अपना कोई मास होगा और इस अर्थ का तो अपना कोई मास है। तो भाई दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएगा कि नहीं लगाएगा? बताइए। लगा रहा। और ये कौन सा फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो एक बात अब यहाँ पे ये भी समझिए, यहाँ पे आपको क्या समझना है, यहाँ से आपको ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोई भी उपग्रह ग्रह के चारों ओर जब परिक्रमा कर रही है तो उसका जो परिक्रमा करने के पीछे जो रिस्पॉन्सिबल फोर्स है, उस फोर्स का नाम बतलाइए। तो वो फोर्स कौन सा होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स। यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स का नेचर कैसा है? आकर्षित बल का होता है। ठीक है, तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स यहां पर एक काम कर रहा होगा। ये भी आपको पॉइंट क्लियर हो ना भाई? ग्रेविटेशनल फोर्स तो पॉइंट क्लियर हो पा रहा हो, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से समझाया है ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में कि इसका अपना कोई मास है और इस सैटेलाइट का अपना मास है। तो दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या करेगी? एक फोर्स लगाएगी, और यही फोर्स क्या होगा? आपका F1 F2। यही को हम क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। और इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? F1 = F2। लेकिन यहाँ पे गुरुत्व बल कहेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्लैनेट में क्या है? आपका अर्थ, यहाँ पे क्या है? एक आपका प्लैनेट है। अगर यहाँ ऑब्जेक्ट रहेगा तो गुरुत्वाकर्षण बल, तो गुरुत्वाकर्षण बल नहीं रहेगा ऑप्शन में, आपको रहेगा गुरुत्व बल। बाकी ये सब मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्व बल, ये सब। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो भाई क्लासेस देखिए, अपलोडेड हो रखी है एप्लीकेशन में। चलिए, तो यहाँ मैंने लिखा है कि सैटेलाइट और ग्रह के बीच में कौन सा फोर्स। देखिए भाई, एक देखिए यहाँ पे कैसे सवाल बनेगा। अगर आपका पूछा जाएगा कि कोई भी सैटेलाइट है, ठीक है, ये आपका जो सैटेलाइट है कोई भी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा कर रही है,
तो रिस्पॉन्सिबल क्या होना चाहिए, उसके पास क्या होना चाहिए, ऑर्बिटल वेलोसिटी होना चाहिए। साथ के साथ आपको पूछा जाएगा उसके बीच लगने वाला बल कौन सा बल है, विद्युत चुंबकीय बल है या फिर विद्युतीय बल है या चुंबकीय बल है या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स है या नाभिकीय बल है। तो क्या कहेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि गुरुत्व बल है, इसके कारण ही चक्कर काट रही है। तो बल अगर पूछ लेगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स, वेग पूछेगा तो ऑर्बिटल वेलोसिटी। अब ये ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला, कितना वैल्यू आएगा, ये सब चीज आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा मेंस में। तो वो सारा कुछ मैंने कर दिया है, एकदम आपको टेंशन नहीं, लेकिन एकदम पिलड़ मजबूत करते चलिए आप। अभी देखिए ये ऐसा नहीं ना कि यही क्वेश्चन आपको पूछेगा एग्जाम में, कैसे भी क्वेश्चन पूछेगा उसके लिए आपको रेडी किया जा रहा है यहाँ पे। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, स्केप वेलोसिटी पर अब हम लोग आ चुके हैं। ऑर्बिटल वेलोसिटी में कई दिक्कत है, अभी परेशान नहीं होइए कि ऑर्बिटल वेलोसिटी का सर फॉर्मूला क्या है, कितना ऑर्बिटल वेलोसिटी चाहिए, जो मैंने लिखा था ना 7.9 किलोमीटर पर सेकंड, कितना चाहिए, वो कैसे कैलकुलेशन को, वो सब आएंगे। पहले समझिए एक एक करके। अब हम लोग समझेंगे कि स्केप वेलोसिटी क्या होता है, यानी कि प्लायन वेग क्या होता है, प्लायन वेग, ठीक है ना। तो देखिए प्लायन वेग को मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहे हैं। आप सभी ने क्रिकेट खेला होगा भाई, ठीक है, आपने क्रिकेट खेला होगा, आपने अपने हाथों से गेंद को फेंका भी है, ठीक है। फेंकने के बाद क्या होता है, ये गेंद जाती है इस प्रकार से, लेकिन देन ये फिर गेंद क्या होती है, इस प्रकार से नीचे वापस लौट आती है, ठीक है। आपने कुछ सर्टेन वेलोसिटी से फेंका होगा इसको, मान के चलते हैं कुछ ना कुछ आपने इसको स्पीड दिया होगा, मान लेते हैं आपने इसको 100 मीटर पर सेकेंड से आपने भेजा होगा, ठीक है। जस्ट एक एग्जाम्पल, ये गई बॉल, फिर देन ये आपके हाथों में या फिर किसी के हाथों में ये वापस लौट जाती है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप जो है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड से अगर आप इस बॉल को फेंकते हैं तो ये बॉल जो है वापस इस धरती पर लौटेगी नहीं, ये बॉल वापस चलते ही चली जाएगी, इस प्रकार से ऊपर चलते ही चली जाएगी, चलते चली जाएगी, चलते चली जाएगी, चलते चली जाएगी, ये वापस लौट के आएगी नहीं। यानी कि ये पृथ्वी को, यानी कि उस पृथ्वी के ग्रह को, यानी कि आप जिस ग्रह में हैं उस ग्रह की ग्रेविटी से बाहर चली जाएगी। अगर मैं आपको बतला दूं ऐसी वैल्यू, या मैं आपको वो वेलोसिटी बतला दूं, तो वही वेलोसिटी को हम लोग क्या कहते हैं, स्केप वेलोसिटी, यानी कि पलायन वेग हिंदी में कहते हैं, यानी कि पलायन हो जाएगा। जैसे हम लोग एक शहर से दूसरे शहर की ओर पलायन होते हैं ना, तो ये एक ग्रह से दूसरे ग्रह में, पता नहीं किस ग्रह में चली जाएगी, लेकिन अब वापस उस ग्रह में लौटेगी नहीं। वो वेलोसिटी अगर आपको पता चल जाए, और वही वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, स्केप वेलोसिटी कहते हैं। समझ में आया। ये डेफिनेशन को एक बार पढ़ते हैं, देन और भी चीजों को क्लियर करेंगे हम लोग। इसके वेलोसिटी में लिखा गया है क्या आपको, कि वह वेग यानी कि वह वेलोसिटी जिसे अगर आप प्राप्त कर लेते हैं, तो प्राप्त करने के बाद यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट, यानी कि वही बॉल, ठीक है ना, ऐसा समझिए कि वो बॉल को आप वो वेलोसिटी दे दिए हैं जिससे अब वो बॉल जो है, यानी वो वस्तु जो है पुनः गुरुत्वाकर्षण के अधीन नहीं आएगा, यानी कि पृथ्वी की जो ग्रेविटी है उस ग्रेविटी से बाहर चला जाएगा, उसे ही हम क्या कहेंगे, पलायन वेग कहेंगे। ठीक है, समझ में आया। देखिए आपको दो वेलोसिटी मैंने समझा दिया भाई, पहले इसको हटाइए, ठीक है, इसको पहले हटाते हैं, देन हम लोग समझते हैं। हमने दो वेलोसिटी के बारे में पढ़ा है भाई, हमने दो वेलोसिटी, कौन कौन से वेलोसिटी के बारे में पढ़ा। तो सबसे पहले हमने आपको क्या पढ़ाया, ऑर्बिटल वेलोसिटी के बारे में हमने आपको क्या पढ़ाया, ऑर्बिटल वेलोसिटी, यानी कि हिंदी में से कहते हैं कक्षीय वेग, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं v नॉट से। कक्षीय वेग के बारे में मैंने आपको क्या बतलाया, कक्षीय वेग के बारे में मैंने आपको यह बतलाया कि ये वो वेलोसिटी है जिससे कोई भी सैटेलाइट या फिर कोई भी उपग्रह जो है ग्रह के चारों ओर चक्कर काटने लगती है। जैसे कि ये आपका क्या है, ग्रह है, यानी ये आपका एक अर्थ हो गया। अब ये आपका कोई एक सैटेलाइट है, ठीक है, इसको मैंने v नॉट वेलोसिटी दे दी, यानी कि ऑर्बिटल वेलोसिटी दे दी है। तो अब ये क्या करेगा, इस ग्रह के चारों ओर चक्कर काटने लगेगा इस प्रकार से। यही होता है आपका ऑर्बिटल वेलोसिटी। ये क्या है, आपका एक ग्रह है। स्केप वेलोसिटी फिर हमने पढ़ा है, स्केप वेलोसिटी हमने पढ़ा। स्केप वेलोसिटी को हिंदी में क्या कहते हैं, पलायन वेग कहते हैं। अब देखिए ये मेंस के लिए आपका बहुत अच्छा पार्ट भी है, और मैं इसलिए इतना डिटेल पढ़ा भी रहा हूँ। पूरा फिजिक्स, पूरा केमिस्ट्री, पूरा बायोलॉजी, पिछले साल का जो मेंस का पेपर आया था एज इट इज नोट से स्टूडेंट्स ने छाप दिए हमारे, ठीक है, और छापेंगे भाई, इतना खूबसूरत नोट्स ही बनाया। स्केप वेलोसिटी के बारे में मैंने ये बतलाया कि ये आपका, ठीक है ना, आप अर्थ में हैं, ठीक है ना, आप अर्थ में हैं और आप यहाँ पे खड़े हैं इस प्रकार से, और आपके हाथ में ये बॉल है, ठीक है, ये क्या है, आपके हाथ में बॉल है। अब आप इस बॉल को जो फेंक रहे हो ना, आप इस जो बॉल को फेंक रहे हैं स्केप वेलोसिटी से फेंक रहे हैं। स्केप वेलोसिटी से अगर फेंक रहे हैं तो ये बॉल जो है, ये जो पृथ्वी की जो ग्रेविटी है, इसकी ग्रेविटी को छोड़ देगा और ये वापस रिटर्न बैक नहीं आएगा। इसे हमने क्या कहा, स्केप वेलोसिटी का। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। ये दो वेलोसिटी, कहीं पे भी कोई दिक्कत, कोई दुख दर्द नहीं होगा सर। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग।
यानी escape वेलोसिटी तो हमारा समझ में आ गया। अब आइए एक एक करके केस लेंगे, ठीक है। यहां से भी आपको बड़ा खूबसूरत सूरत क्वेश्चन बनेगा। देखिए यहां मैंने क्या लिखा है, कैपिटल V, यानी कि इसको हमने कहा है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि वस्तु का वेग होगा। यानी मैं कोई भी वस्तु ले सकता हूं, इस वस्तु में आप यहाँ पे बॉल को भी ले सकते हैं, कोई गेंद को आप ले सकते हैं, ठीक है। समझ में आया, ये आपका कोई गेंद है और ये आपका एक ऑब्जेक्ट हो गया, यानी कि कोई एक वस्तु हो गया। तो इस जो बॉल को बात की जा रही है ना, इसकी जो वेलोसिटी है वो क्या है, कैपिटल V है, ठीक है। ये रहा आपका कैपिटल V। अब आइए केस नंबर 1 पे, ठीक है। केस नंबर 1 में ये कहा जा रहा है कि इफ अगर जो बॉल की जो वेलोसिटी है, ये क्या है आपके बॉल की वेलोसिटी है, वो जो बॉल की वेलोसिटी है अगर ऑर्बिटल वेलोसिटी से कम हो जाए, समझ में आया, अगर ऑर्बिटल वेलोसिटी से अगर कम हो जाएगी तो क्या होगा, चलिए समझते हैं। हमारे पास ये क्या है, बॉल है एक, इस बॉल की क्या है अपनी एक वेलोसिटी है जिसको हम कह रहे हैं v, ठीक है। तो पहला केस हमने लिया है, हमने पहला केस ये लिया है कि ये जो बॉल की वेलोसिटी जो है वो लेस देन ऑर्बिटल वेलोसिटी है। अगर ये लेस देन ऑर्बिटल वेलोसिटी है, ये आपका अर्थ हो गया, ठीक है, ये आपका अर्थ हो गया, और ये आपका क्या हो गया, बॉल हो गया। इसकी जो वेलोसिटी आपने इसको जो दी है ये क्या है, लेस देन ऑर्बिटल वेलोसिटी, यानी इसके पास जो वेलोसिटी आपने जो दिया है वो क्या है, लेस देन ऑर्बिटल वेलोसिटी। ये क्या करेगा, इस प्रकार आके ऐसे गिर जाएगा। तो ये कौन सा मोशन हो गया, ये आपका प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया। ये कौन सा मोशन हो गया सर, ये आपका प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया, ठीक है। चलिए पहला केस आपको क्लियर है। अगर प्रोजेक्टाइल मोशन पूछा जाएगा तो उस केस में उस ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी होगा, उस केस में उस ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी होगा ऑर्बिटल वेलोसिटी से क्या होगा, कम होगा। यहां मैंने लिखा है कि अगर वस्तु का वेलोसिटी यानी कि बॉल का जो वेग है वो कक्ष्य वेग से अगर कम होगा तो वो प्रोजेक्टाइल मोशन यानी कि प्रक्षेप गति को प्राप्त करेगा। अच्छा, ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन का पाथ भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो वो पाथ कैसा होता है, पैराबोलिक यानी कि परवलयाकार होता है। यानी कि ये जो आप देख रहे हैं ना भाई मेरे, ये जो आप देख रहे हैं पाथ कैसा है, ये आपका पैराबोलिक है। इसको हम क्या कहते हैं, पैराबोलिक यानी कि प्रवलयाकार पाथ कहते हैं। चलिए सेकंड केस में अब हम लोग आते हैं। सेकंड केस ये रहा आपका सेकंड केस। सेकंड केस में क्या है कि जो बॉल की जो वेलोसिटी है, ठीक है, ये जो एस्केप वेलोसिटी है उससे कम है, लेकिन जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है उससे अधिक और उसके बराबर है। मतलब ये कि ये जो आपके पास जो गेंद है ना मेरे भाई, ये जो आपके पास ये जो बॉल है, इस बॉल की जो वेलोसिटी है ये या तो ऑर्बिटल वेलोसिटी के बराबर है या फिर ऑर्बिटल वेलोसिटी से ज्यादा है, लेकिन एस्केप वेलोसिटी से कम है। मतलब ये समझिए कि अगर एस्केप वेलोसिटी में जस्ट एक एग्जांपल ले रहा हूं कि 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है, मतलब ये कि अगर आप इस बॉल को 1 सेकेंड में 11.2 किलोमीटर ये डिस्टेंस कवर करवा देते हैं तो वो क्या होगा, उसका एस्केप वेलोसिटी होगा। मतलब ये बॉल वापस फिर आपके धरती पे नहीं आएगी। यानी कि एस्केप वेलोसिटी, मैं अभी आपको एक जस्ट एग्जांपल दिया हूं कि एस्केप वेलोसिटी है अर्थ पे, एस्केप वेलोसिटी कितनी है, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। मतलब ये अभी प्रूफ भी करूंगा कितना होता है नहीं होता। मतलब ये कि अगर 1 सेकंड में कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आप 11.2 किलोमीटर फेंक देते हैं तो वो एस्केप वेलोसिटी को गेन कर लेगा और वो वापस नहीं आएगा। अब समझिए इस केस में हो क्या रहा, सेकंड केस में जो बोला गया है कि आपकी जो ऑब्जेक्ट वेलोसिटी यानी बॉल की जो वेलोसिटी है वो या तो ग्रेटर देन ऑर्बिटल वेलोसिटी या उसके बराबर है, लेकिन एस्केप वेलोसिटी से कम है। चलिए एस्केप वेलोसिटी का मैंने वैल्यू कितना लिया, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है, ठीक है। अब यहां पे आइए, ये आपका क्या है, ऑर्बिटल वेलोसिटी। चलिए मान के चलते हैं कि ऑर्बिटल वेलोसिटी जो है, यानी कि अगर ये बॉल को देखिए, ये आपका क्या है, अर्थ हो गया, ठीक है सर, और ये आपका बॉल हो गया। अब ये क्या है, इसके चारों ओर अगर घूम रहा है, यानी कि इसके पास कौन सा वेलोसिटी होगा, ऑर्बिटल वेलोसिटी। मान के चलते कि ऑर्बिटल वेलोसिटी जो है 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड है, ठीक है, 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड है। तो अभी यहाँ पे बोला गया है कि जो बॉल की जो स्पीड है, ये जो बॉल की स्पीड है, ये देखिए इक्वल टू का साइन है, यानी कि बॉल की जो स्पीड है या तो 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड है या फिर उससे ज्यादा भी हो सकता है। मान के चलते 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, 10 हो सकता है या फिर 10.5, लेकिन 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड से कम होगा। और ये कितना है ऑर्बिटल वेलोसिटी, 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। इस केस में क्या होगा अब हमें बताइए। तो अगर ये जो बॉल है आपके पास, ये जो बॉल दिया गया है, इसकी जो वेलोसिटी है वो क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू ऑर्बिटल वेलोसिटी है। मतलब और क्या है, ये आपका लेस देन किससे, एस्केप वेलोसिटी। यानी क्या करेगा, ये अर्थ जो है, ये बॉल जो है, ये अर्थ के चारों ओर क्या करेगा, कक्षीय ऑर्बिटल वेलोसिटी को गेन कर लेगा, यानी इसके चारों ओर क्या करेगा, चक्कर काटेगा। यानी किसका केस हो गया, ऑर्बिटल वेलोसिटी का केस हो गया। देखिए
सेकंड केस में मैंने यहाँ पे लिखा भी है सारी चीजों को कि अगर वस्तु का वेग कक्षीय वेग के बराबर या अधिक हो जाए तो वस्तु जो है ग्रह के कक्षा में चक्कर काटने लगेगा, यही क्या होता है ऑर्बिटल मोशन का केस हो जाता है। अब ये जो देखिए समझिएगा, यहां से भी आपका क्वेश्चन बनता है, कई सारे स्टूडेंट का मैथ्स कमजोर है तो नहीं समझ पाते हैं। ये जो ऑर्बिटल मोशन जो आप देख रहे हैं ना, यानी कि ये जो अर्थ है इसके चारों ओर जो चक्कर काट रहा है, ये जो पाथ होता है कैसा होता है, तो इलिप्टिकल पाथ होता है, यानी कि दीर्घवृत्ताकार पाथ होता है। समझिए ये जो बॉल आपका जो चक्कर काट रहा है ये कौन सा पाथ होगा, ये आपका इलिप्टिकल पाथ है, इस प्रकार से चक्कर काटेगा। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूं, देखिए वृत्त और दीर्घवृत्ताकार के बीच का डिफरेंस को मैं आपको समझाऊंगा। ये हो गया आपका अर्थ। अब ये जो आपका गेंद है इसके चारों ओर इस प्रकार से चक्कर काटेगा, ठीक है, इस प्रकार से क्या करेगा ये बॉल चक्कर काटेगा। तो ये पाथ कौन सा हो गया, दीर्घवृत्ताकार। देखिए इलिप्स जो आप पढ़ते हैं ना, ये इलिप्स हो गया। इलिप्स में क्या है, ये जो आप डिस्टेंस देख रहे हैं और ये जो डिस्टेंस, दोनों क्या होता है डिफरेंस होता है। ये मान के चलते ये r1 हो गया तो ये क्या हो जाएगा आपका r2 हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें हम ये भी पढ़ते हैं कि इसमें क्या होता है, दो फोकस होता है f1 और ये हो गया आपका f2। अब ये आपका क्या हो गया, इलिप्स हो गया, ठीक है ना, ये क्या हो गया आपका इलिप्स हो गया। अब देखिए जो आप वृत्त की जो बात करते हैं ना, यानी कि जो सर्कल की बात करते हैं, ये इसी का ही स्पेशल केस है, ठीक है ना। स्पेशल केस कहने का मतलब क्या है, आप इस प्रकार से देखते हैं, यानी कि ये जो दोनों फोकस है f1 और f2 जो होता है दोनों एक पॉइंट पे आ जाता है, जिसको हम सेंटर का नाम दे देते हैं। ये जो आपका सेंटर है ये आपका f1 या f2 कुछ भी बोल सकते हैं। साथ के साथ इसकी जो r1 बोले चाहे आप r2 बोले, ठीक है ना, r1 बोले चाहे r2 बोले, ये दोनों क्या हो जाता है बराबर रहता। तो ये इलिप्स का ही एक स्पेशल केस है वृत्त, ठीक है। तो अब ऑर्बिटल वेलोसिटी में जो भी ऑब्जेक्ट घूमेगा वो कौन सा पाथ होगा, उसका दीर्घवृत्ताकार होगा। ये तो बहुत मैथमेटिक्स में चले गए हम लोग अंदर, लेकिन फिर भी ये चीजें आपको जाननी जरूरी है भाई। चलिए जैसे यहाँ मैंने बताया भी है कि इलिप्स में दो फोकस होते हैं और ये डिस्टेंस इक्वल नहीं होता है, और ये आपका मैंने सर्कल के बारे में मैंने जो आपको बतला दिया। चलिए तीसरा केस लेते हैं कि अगर वो जो बॉल की स्पीड है वो एस्केप वेलोसिटी के बराबर आ जाए, यानी कि 11.2 किलोमीटर पर सेकंड जो मैं आपको बतला रहा था, इतना हो जाए या इससे ज्यादा हो जाएगा तो ये क्या हो गया भाई, पलायन कर जाएगा, धरती को छोड़ देगा वो बॉल, है ना। तो यही मैंने लिखा है कि ऑब्जेक्ट ग्रह की गुरुत्व से बाहर निकल जाएगा, वो वापस लौट कर नहीं आएगा। ऑब्जेक्ट विल एस्केप द ग्रेविटी ऑफ प्लैनेट। इस पाथ को क्या कहेंगे, हाइपरबोलिक पाथ, यानी कि ये बॉल को आपने जो फेंका तो इस प्रकार से चला गया, तो ये कौन सा पाथ हो गया, हाइपरबोलिक पाथ। तो देखिए 3 क्वेश्चन यहां से डेफिनेटली बनेगा। 3 क्वेश्चन, कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं भाई, मैंने पूरा समझा दिया। लेकिन हाँ पाथ आपको मेन याद रखना है कि अगर आपको प्रोजेक्टाइल मोशन में अगर आपसे पाथ पूछ लिया जाएगा तो क्या कहेंगे। देखिए पहला केस है ये आपका, ठीक है, ये आपका पहला केस है। 1 मिनट रेड नहीं लेंगे भाई, चलिए कोई बात नहीं, ये हो गया आपका पहला केस। पहला केस में जो आपका प्रोजेक्टाइल मोशन बतलाया गया, प्रोजेक्टाइल मोशन में पाथ क्या होगा आपका, पैराबोलिक हो जाएगा, ठीक है सर। केस 2 में आपको मैंने क्या बतलाया कि अगर ऑर्बिटल वेलोसिटी गेन कर लेगा तो क्या होगा, दीर्घवृत्ताकार यानी इलिप्टिकल पाथ हो जाएगा, और प्लायन वेग में मैंने क्या बताया, हाइपरबोलिक। ये सब पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आइए अब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे ऑर्बिटल वेलोसिटी की, कि मतलब वो कितना वेलोसिटी होगा सर, कि जिससे कोई भी जो सैटेलाइट है, जैसे कि अगर एलन मस्क ने स्टारलिंक जो उनका प्रोजेक्ट चल रहा, बहुत सारे सैटेलाइट को उन्होंने छोड़ा है, तो वो कितना मतलब वेलोसिटी देगा, जिस यानी कि ऑर्बिटल वेलोसिटी देगा कि जिससे कि वो पूरे अर्थ के चारों ओर गोले चक्कर काटना, परिक्रमा करना शुरू कर देगा, है ना भाई। तो ये कुछ होगा तो फिजिक्स में कुछ कैलकुलेशन तो करेंगे, कैसे होगा उस पर अब हम लोग बात करेंगे। तो चलिए बात करते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी की। देखिए ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होता है, किसी भी सैटेलाइट के पास ऑर्बिटल वेलोसिटी होनी चाहिए। सिंपल सी बात है भाई, अगर आप सैटेलाइट को छोड़ रहे हैं स्पेस में, अच्छा अंतरिक्ष मतलब समझिए ये कि जहां पे गुरुत्वाकर्षण बल काम करना बंद कर दे, ठीक है ना, यानी आप जो अंतरिक्ष में अच्छा एक बात बतलाइए, जो हम लोग अर्थ सरफेस में है, ठीक है, तो क्या कोई आप चीज को देख पा रहे हैं, कोई भी सैटेलाइट को गोल गोल पृथ्वी का चक्कर काट रहा नहीं ना, वो स्पेस में सारा कुछ एक सर्टेन डिस्टेंस, अर्थ के सरफेस जो है ना, ये जो आपका अर्थ आपको जो दिख रहा है ना, ये जो अर्थ है इसके सरफेस से कुछ सर्टेन हाइट पे क्या किया जाता है, सैटेलाइट को छोड़ा जाता है, ठीक है। उसको हम लोग अभी आगे और भी पढ़ेंगे भाई, अभी हम लोग पूरा सैटेलाइट स्पेस को पूरा पढ़ना है, पूरा इसरो को पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, और भी अदर कंट्री की जो स्पेस एजेंसी उसके बारे में मैं आपको बतलाऊंगा। तो खैर उस ठीक है, वहां धीरे धीरे आएंगे। लेकिन अभी ये समझ लिए कि कोई भी सैटेलाइट है भाई, अगर सैटेलाइट है यानी उपग्रह है, तो वो क्या करेगा, ग्रह के चारों ओर चक्कर काटेगा। चारों ओर चक्कर कैसे काटेगा, जब तक कि उसके पास अपना कोई भी ऑर्बिटल वेलोसिटी ना हो जाए, ठीक है सर। तो देखिए उसके पास क्या होना चाहिए, ऑर्बिटल वेलोसिटी होनी चाहिए, ताकि वो क्या करेगा, ग्रह के चारों ओर चक्कर लगा पाएगा। जैसे कि ये आपको दिखाया गया है, कोई एक प्लैनेट है, मैं आपको बोल रहा हूं कि ये आपका अर्थ हो गया, E4 अर्थ हो गया,
और ये आपका कोई एक सैटेलाइट है, इसको मैंने ऑर्बिटल वेलोसिटी दिया तो ये क्या करने लगा, अब इसके चारों ओर चक्कर काटने लग गया भाई। अब ये सैटेलाइट जिस भी पर्पज से होगा, ठीक है ना, या तो आपका क्लाइमेट से रिलेटेड जानकारियां देगा, या फिर कुछ भी टेलीकम्युनिकेशन का कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, एयरटेल का हो सकता है, जियो का सैटेलाइट, कोई भी सैटेलाइट हो सकता है, डिश टीवी का, डजेंट मैटर। ये सैटेलाइट ने क्या किया, ऑर्बिटल वेलोसिटी गेन कर लिया, तो उस प्लैनेट को क्या करने लगेगा, चारों ओर चक्कर काटने लगेगा। अब इसका जो जो ऑर्बिटल वेलोसिटी जो होता है, इसकी जो फॉर्मूला होती है वो क्या होती है, रूट अंडर जी कैपिटल एम आर प्लस एच। अब ये जी क्या है, मैंने बतला रखा है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यानी कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 6.67 10⁻⁻11 यूनिट। बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अब देखिए ये यूनिट कैसे निकलेगा, इसको भी मैं आपको एक बार रिकैप करवा दे रहा हूं। जैसा आपको पता है ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है, कैपिटल जी कैपिटल एम, ठीक है ना, कैपिटल जी दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है, यानी कि स्मॉल एम अपन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में, मतलब ये कोई दो ऑब्जेक्ट है, इसका अपना मास कैपिटल एम स्मॉल एम है, इसके बीच का जो डिस्टेंस है उसके वर्ग के क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो चलिए मुझे क्या निकालना है, जी का यूनिट निकालना, तो जी को मैं सेपरेट कर दे रहा हूं, तो ये आपको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ इंटू आर स्क्वायर अपन कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम। अब बताइए एफ का यूनिट क्या होगा, न्यूटन, ठीक है, डिस्टेंस का क्या यूनिट हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि आर का स्क्वायर है, और ये क्या हो जाएगा, केजी स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, ये क्लियर है कैसे आया यूनिट। ये भाई पूछता, मतलब इतना बार पूछा है कि कोई इसका लिमिट नहीं है। चलिए जी है। अच्छा, अब ये भी पूछता है कि ये जो वैल्यू आपने जो देखा है 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये किसने दिया था, हेनरी कैवेंडिश ने। पिछले क्लास में मैंने बतला रखा। अच्छा, ये कैपिटल एम क्या है, कैपिटल एम क्या है, मास ऑफ प्लैनेट, यानी कि आप जिस भी प्लैनेट में हैं, ठीक है, जैसे कि आप पृथ्वी में नहीं है, अगर आप जा चुके हैं बुध ग्रह में, ठीक है, और आप चाहते हैं कि आप क्या चाहते हैं, समझिए आप क्या चाहते हैं, जैसे कि ये आपका कोई बुध ग्रह हो गया, ठीक है, आप चाहते हैं कि बुध ग्रह के चारों ओर कोई चक्कर काटे, कोई एक सैटेलाइट में भेजना चाहता हूं, ठीक है, बुध ग्रह का पूरा अध्ययन करेगा ये सैटेलाइट, ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको ऑर्बिटल वेलोसिटी देना होगा। तो आप जिस प्लैनेट में हैं उसके प्लैनेट का मास आपको लेना होगा। अगर आप अर्थ में छोड़ रहे हैं तो अर्थ का मास लेंगे, जुपिटर में जाकर के जुपिटर पे छोड़ेंगे आप सैटेलाइट को, तो जुपिटर का मास चाहिए। तो ये हो गया आपका मास ऑफ प्लैनेट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। आर क्या हो जाएगा, जो भी प्लैनेट है उसका रेडियस लेंगे। अब आइए बात करेंगे एच। देखिए भाई, समझिए, देखिए अगर शुरू से सारी क्लासेस अगर फिजिक्स का आपने कर रखा है, ग्रेविटेशन का कर रखा है, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आ रहा होगा। मैंने पूरी कोशिश भी की है कि सारी चीजें मैं समझा पाऊँ। ये हो गया आपका अर्थ, ठीक है, ये हो गया आपका अर्थ, ये हो गया आपका रेडियस। ये आप जो देख रही है क्या हो गया, अर्थ सरफेस हो गया, ठीक है ना, ये क्या हो गया आपका अर्थ सरफेस हो गया। अब आपको भाई अर्थ के जस्ट एकदम निकट में ही क्या सैटेलाइट को छोड़ते नहीं, अर्थ से कोई एक सर्टेन डिस्टेंस, यानी कि 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर एक सर्टेन हाइट पे क्या करते हैं आप, सैटेलाइट को छोड़ते हैं, देन इसको एक ऑर्बिटल वेलोसिटी मिल जाती है, तो ये फिर इसका चक्कर काटने लगती है। ठीक है, तो ये जो आपका एच जो है यही वही बता रहा है, एच जो है प्लैनेट से, यानी कि ये जो आपका प्लैनेट है, यानी ये जो आपका अर्थ है, इसे एच हाइट ऊपर एक सैटेलाइट को क्या करना, हमें घुमाना। ये रहा आपका एच हाइट से, इसके चारों ओर हमें क्या करना है, इसको इस प्रकार से चक्कर कटवानी है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दुख दर्द नहीं है सर। ठीक है भाई। अच्छा, अब ये फॉर्मूला से पहले चीजों को क्लियर करिए कि ये जो वी नॉट है, यानी ये जो ऑर्बिटल वेलोसिटी मैंने यहाँ पे जो बतलाई है भाई, ये जो मैंने ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखा है, इसमें आपको क्या मैंने लिखा है, कैपिटल जी कैपिटल एम अपन आर प्लस एच। अब हमें ये बताइए सबसे पहले कि ऑर्बिटल वेलोसिटी जो है वो किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रूट अंडर। अच्छा, ये तो आपका कांस्टेंट हो गया ना, ठीक है, ये तो वैल्यू आपका कांस्टेंट है। कहीं भी चले जाइए, जुपिटर पे चले जाइए, अर्थ पे चलिए, इसका नाम ही रखा गया यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो अब डिपेंड कर रहा है ये रूट अंडर मास जो प्लैनेट पे है उसके ऊपर ऑर्बिटल वेलोसिटी डिपेंड करेगा। नेक्स्ट, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसका होगा, रेडियस का, जो प्लैनेट होगा उसका होगा। नेक्स्ट, ये जो आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल किस पे डिपेंड करेगा, हाइट, यानी कि आप कितने हाइट पे ले जाकर के सैटेलाइट को छोड़ना चाह रहे हैं, या आप यहां से हो सकता है कि आप इतने हाइट पे ले जाकर के भी छोड़ना चाहेंगे। ठीक है, यहां पे छोड़ना चाहेंगे तो ऑर्बिटल वेलोसिटी पे फिर क्या होगा, फर्क पड़ेगा। क्यों, क्योंकि आपकी जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है भाई वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका है, मास के प्लैनेट का है।
इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसका है, रेडियस ऑफ प्लैनेट है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल हाइट का है। यानी आपको इतना तो सिंपल से समझ में आ रहा है कि अगर मैं बात कर लूं अर्थ की, ठीक है, अगर मैं बात कर लूं अर्थ यानी कि पृथ्वी की मैं अगर बात कर लूं, तो भैया एक बात बताइए, मास ऑफ अर्थ कितना है, 6 × 10⁻24 kg, ठीक है। रेडियस ऑफ अर्थ कितना है, तो आप कहेंगे सर 6.04, कितना होगा, 6400 किलोमीटर है ना, तो इंटू 10⁻6 मीटर, ठीक। अब एक बात बताइए कि अब अर्थ में ये आपका क्या है, यह आपका अर्थ हो गया, देखिए ये क्या आपका अर्थ हो गया, ठीक है, अर्थ हो गया, यानी ये तो मास, ठीक है, फिक्स है अब आपका। अब मैं क्या करूं, चलिए मैं एक एग्जांपल ले ही करके ही समझाता हूं तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। अब मेरे को 2 सैटेलाइट छोड़नी है भाई, ठीक है ना, मेरे को 2 सैटेलाइट छोड़नी है, ये हो गया सैटेलाइट 1 और एक हो गया आपका ये सैटेलाइट 2। चलिए ये हो गया आपका अर्थ, ये हो गया आपका, छोटा सा लिखूंगा क्योंकि मुझे रेडियस भी दिखलानी है, पहले मैं इसका रेडियस बना दे रहा हूँ, ये हो गया आपका आर यानी कि रेडियस, और ये हो गया आपका अर्थ, ठीक है सर, ठीक है सर। अब मैं जो है सैटेलाइट 1 को जो है h1 हाइट पे छोड़ रहा हूँ और सैटेलाइट 2 को h2 हाइट पे मैं छोड़ूंगा। चलिए सर, ठीक है, तो मैं जो है h1 हाइट ले लिया हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब ये आपका सैटेलाइट 1 हो गया ये। अब इसको मैंने क्या करना, एक ऑर्बिटल वेलोसिटी मैं दे दिया हूँ, ठीक है। अब ये ऑर्बिटल वेलोसिटी कैसे निकलेगा, कैपिटल जी वैल्यू मैं पुट करूंगा, अर्थ का मास पुट करूंगा, रेडियस ऑफ मास पुट करूंगा, और कितना हाइट है वो पुट करूंगा, उतना मैं वेलोसिटी दे दिया, तो ये सैटेलाइट क्या करने लग गया अब भाई, क्योंकि मुझे पता चल गया ना फॉर्मूला। अब इस अर्थ के क्या करने लग गया भाई, ये अर्थ का क्या करने लगा, चारों ओर घूमने लग गया। अब मैं मान के चल रहा हूँ ये जो S1 सैटेलाइट छोड़ा गया है जियो कंपनी के द्वारा, और ये S2 सैटेलाइट छोड़ा गया है एलन मस्क के द्वारा, ठीक है सर। अब मैं एक और भी सर्टेन हाइट ले रहा हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ से H2 हाइट पे, ठीक है, ये हो गया आपका H2 हाइट, देखिए मैं यहाँ लिख भी दे रहा हूँ, ये हो गया आपका, ये आपका हो गया कितना हाइट, ये आपका हो गया H2 हाइट, और ये जो सैटेलाइट आपका ये जो हाइट हो गया ये कितना हो गया, H1 हाइट, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक सैटेलाइट बना दे रहा हूँ और भी, ये सेकंड सैटेलाइट है। अब इसका भी मैं वैल्यू निकाल लूंगा भाई, कैसे निकालूंगा जी, मुझे पता है 6.67 10⁻11 मास ऑफ अर्थ, क्योंकि मैं भाई ये अर्थ के चारों तरफ ही घुमाना चाह रहा हूँ, रेडियस ऑफ अर्थ भी पता है और H2 भी मुझे पता है कितना हाइट में मुझे छोड़ना है। चलिए, तो मैंने उसको दे दिया, तो अब ये क्या करेगा, ये सैटेलाइट भी भाई क्या करने लगेगा, इस पृथ्वी के चारों ओर क्या करेगा, चक्कर काटने लगेगा ना यार, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैंने को तो भाई पता चल गया ना फॉर्मूला। तो चलिए मैंने इसको क्या कर दिया, इसको भी अपना एक V0 डैश और इसको हो गया V0 ऑर्बिटल वेलोसिटी मैंने दे दिया। अब मुझे ये बतलाइए, जो सैटेलाइट 1 है और जो सैटेलाइट 2 है, ठीक है, इसका अपना एक ऑर्बिटल वेलोसिटी है और इसका अपना एक ऑर्बिटल वेलोसिटी है कि नहीं भाई, बतलाइए। अब मुझे बतलाइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, V0 ग्रेटर देन V0 डैश, V0 लेस देन V0 डैश, थर्ड V0 इक्वल्स टू V0 डैश का, और फोर्थ क्या होगा, ऑल, या फिर मैं लिख दे रहा हूँ नन, ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन को आपको बतलाना। देखिए मैंने अभी आपको क्या बतलाया रिलेशन के बारे में, यहां मैंने रिलेशन बतलाया कि देखिए मास तो रेडियस, मास और रेडियस दोनों यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे क्या है आपका अर्थ है। तो मास दोनों केस में क्या, सैटेलाइट 1 लीजिए चाहे आप सैटेलाइट 2 लीजिए, हमें अर्थ के चारों तरफ घुमाना है, तो मास और रेडियस तो कांस्टेंट है। मतलब अब खेल किस पे आ रहा है, H पे आ रहा है। यानी कि हमें अब ये पता चल गया है कि हम इस सवाल का जवाब कैसे देंगे, जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, हाइट का। यानी क्या कि हाइट जितना ज्यादा बढ़ेगा वेलोसिटी क्या होगी, उतनी घटेगी। यानी ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होगी, घटेगी क्या नहीं घटेगी। तो इट मींस क्या हो गया, मुझे बताइए S1 का जो हाइट है वो क्या है, S1 का जो हाइट है क्या है, H1 है, और S2 का हाइट क्या है, H2 है। कौन ज्यादा हाइट है, H2 ग्रेटर देन H1 है, ठीक है, H2 ग्रेटर देन H1 है या नहीं। देखिए H2 ग्रेटर देन H1 से है कि नहीं भाई, है। यानी H2 अगर ज्यादा है, यानी सैटेलाइट 2 अधिक ऊंचाई पे छोड़ रहे हैं, तो उसका जो ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होगा, कम होगा। कैसे कि यहां देखिए, अगर H ज्यादा तो ऑर्बिटल वेलोसिटी कम, ठीक है। अगर मैं H को अगर कम कर दूं तो इसका ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, होगा ना। तो सिंपल सी बात है, H2 का जो ऑर्बिटल वेलोसिटी जो होगा वो क्या होगा, कम होगा, किससे, सैटेलाइट 1 से। यानी क्या हो जाएगा इसका सही ऑप्शन,
वी नॉट डैश जो है लेस देन क्या होगा, वी नॉट से, यानी कि इस सैटेलाइट 1 का जो स्पीड होगा वो ज्यादा होगा किससे, सैटेलाइट 2 का, यानी ऑप्शन 1 सही होगा। समझ में आया? ये मैंने पूरा समझा दिया। अब इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है भाई, बस और कुछ नहीं किया। तो चलिए आपका काम यहाँ पे आसान हो जाएगा क्योंकि मैंने पूरी चीजों को बहुत ही अच्छे से आपको समझा दिया है। चलिए पढ़ते चलते हैं हम लोग। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं था? चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं था। अच्छा एक चीज और भी मुझे बतलाना है। अब मैं ऑर्बिटल वेलोसिटी का कैलकुलेशन करना चाहूंगा कि आखिर एग्जैक्ट कैलकुलेशन होता क्या है। चलिए ठीक है सर, अब आइए मैं कैलकुलेशन पे अब उतर रहा हूँ। ये आपका अर्थ हो गया ये, ठीक है। ये पहले मैं इसका रेडियस बना दे रहा हूँ। ये हो गया आपका आर, ये हो गया आपका अर्थ, ठीक है सर। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे क्या करना है, अभी तक मैं क्या कर रहा था, h1 हाइट ले रहा था, h2 हाइट, यानी अर्थ से कुछ ऊंचाई पर मैं क्या कर रहा था, किसी सैटेलाइट को छोड़ रहा हूं। अब मैं नेग्लिजिबल हाइट, यानी कि मैं जस्ट अर्थ के जस्ट ठीक ऊपर ही मैं चाह रहा हूं कि कोई सैटेलाइट को छोड़ूं और उसके अर्थ के ऊपर ही घूमते रहे, जो हम लोग भी देख पाए। अच्छा कोई सैटेलाइट अभी जो अर्थ की परिक्रमा कर रही है, क्या देख पा रहे? नहीं देख पा रहे, क्योंकि एक सर्टेन हाइट में छोड़ा जा रहा है, कि स्पेस पे छोड़ा जा रहा है। लेकिन हम अभी क्या चाह रहे हैं, हम अर्थ सरफेस पे ही चाह रहे हैं कि कोई सैटेलाइट को छोड़ दें और उसके चारों ओर चक्कर काट ले, यानी कि h का वैल्यू क्या होगा, अप्रॉक्स 0, ठीक है ना। यानी अब वही चीज को मैं समझाना चाह रहा हूं कि मान के चलते हैं कि यहां पर एक सैटेलाइट को मैं छोड़ रहा हूं जिसकी h, इसकी हाइट जो है मैं यहां लिख रहा हूं टेंड्स टू 0 है, एकदम 0, जस्ट अर्थ के सरफेस में ही मुझे घुमाना। तो मुझे कितना ऑर्बिटल वेलोसिटी चाहिए, मैं उसका कैलकुलेशन कर रहा हूं। तो चलिए अब इसको मैं अगर v नॉट वेलोसिटी दे दिया हूं तो अब ये क्या करेगा, इसकी चारों ओर परिक्रमा करने लगेगा, इसके चारों ओर चक्कर काटने लगेगा कि नहीं। चलिए इसको मैं डॉट डॉट करके बनाऊंगा ताकि समझ में आएगा आपको। ये इसके क्या करेगी, चारों ओर चक्कर काटने लगेगा ये सैटेलाइट। बताइए कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो अब इसका वैल्यू मुझे निकालना है। देखिए मैं इसका वैल्यू निकाल रहा हूं। वी नॉट इक्वल्स टू क्या होता है, रूट अंडर जी कैपिटल एम आर प्लस एच। अब h का वैल्यू क्या है, 0 है, यानी वी नॉट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर जी कैपिटल एम अपन आर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा भाई? कहां तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। एक चीज यहां पे मैं आपको क्लियर कर दूं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मैंने पढ़ाया था, जी इक्वल्स टू क्या पढ़ाया था, जी एम अपन आर स्क्वायर पढ़ाया था, ठीक है। पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? अब इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहा हूं इस प्रकार, जी अपन आर स्क्वायर इंटू आर, ठीक है। ये जो आप देख पा रहे हैं ये आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, यानी ये आपको यहाँ पे मिल रहा है, यानी कि इसके जगह में इसको मैं जी के फॉर्मेट में भी आपको एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन, इसीलिए तो मैं आपको इस प्रकार से लिख सकता हूँ, यहाँ पे पूरा का पूरा जी। अब यहाँ पे पूरा का पूरा जी लिख दिया, नीचे क्या बच गया है, आर बच गया ना भाई। कुछ नहीं कर रहे हैं भाई मैथमेटिक्स है, तो यहाँ पे हम एक आर पुट कर दे रहे हैं। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जी के फॉर्मेट में, रूट अंडर जी आर, ठीक है। इसको हम लोग लास्ट में कर लेंगे, अभी इसमें दिमाग नहीं लगाना, नहीं तो फिर आपका दिमाग भटक जाएगा। चलिए खैर इसको छोड़िए, हटाइए। आइए हमें निकालना है वी नॉट का वैल्यू। अब हम यहां तक पहुंच चुके हैं, अब हमें आगे क्या करना है सर, हमें अब आगे क्या करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो कुछ नहीं करना, बस सारा वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे। जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू मास ऑफ अर्थ कितना है 6, मास ऑफ अर्थ कितना 6 इंटू 10⁻24 kg है। रेडियस कितना हो जाएगा 6.04 10⁻6। आप जब इसको सॉल्व आउट करेंगे तो ऑर्बिटल वेलोसिटी कितना आएगा 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ये कि आप अगर अर्थ सरफेस में कोई सैटेलाइट को छोड़ना चाहते हैं, अगर आप उसको 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड अगर दे देते हैं तो अब वो सैटेलाइट क्या करने लगेगा, उस अर्थ के चारों ओर परिक्रमा करने लगेगा, ठीक है। जैसे देखिए ये हो गया आपका रेडियस ऑफ अर्थ हो गया, ये है आपका अर्थ एक प्लैनेट। अब आप यहाँ पे क्या किए हैं, आप यहाँ पे क्या किए हैं, एच हाइट, एच जो आपका ये क्या है h टेंड्स टू 0 है, तो अब इसको आप कितना स्पीड देंगे तो इसके चारों ओर परिक्रमा करने लगेगा। तो आप बोलेंगे सर v नॉट अगर मैं दे दूं 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड तो ये क्या करने लगेगा, इसके चारों ओर परिक्रमा करने लगेगा। अब एक बात बतलाइए, अब मैं अर्थ सरफेस से h1 हाइट पे यहां पर कोई एक सैटेलाइट को छोड़ूंगा, तो अब एक बात बतलाइए मुझे, आप मुझे क्या बतलाइएगा। अब आपको ऑप्शन में ऐसे मिलेगा देखने को कि जो इसकी जो वी नॉट वेलोसिटी होगी, वी नॉट डैश जो होगी, ठीक है ना, वो क्या होगी, ग्रेटर देन 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड। ऑप्शन 2 वी नॉट डैश लेस देन 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड। ऑप्शन 3 वी नॉट डैश इक्वल्स टू 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अब बतलाइए। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि जो ऑर्बिटल वेलोसिटी जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है हाइट का, यानी क्या कि अगर हाइट इंक्रीज तो ऑर्बिटल वेलोसिटी डिक्रीज।
तो भाई यहाँ हमने हाइट इंक्रीज कर दिया, देखिए इतने हाइट पे चला गया, यहाँ हमने हाइट 0 है, ये वी नॉट जो आपका आया है, ये जो वी नॉट आपका आया है 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड, ये किसके हाइट पे आया, एच हाइट 0, अर्थ के सरफेस पे ये ऑर्बिटल वेलोसिटी है। अब मैं अर्थ के सरफेस एच हाइट ऊपर चला गया है, एच इंक्रीज हो गया है, तो वी नॉट क्या होगा, घटेगा, यानी कि 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड से कम होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 वी नॉट डैश की जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होगी, यानी ये सैटेलाइट की जो स्पीड होगी 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड से कम होगी। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं कोई सैटेलाइट लगे छोड़ूंगा तो इसकी जो स्पीड है उससे भी इसका कम हो जाएगा, क्योंकि हाइट और भी बढ़ गया। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है सर, आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो हमें ये मालूम चला, आगे हमें ये बना कि जैसे मैंने एग्जांपल लिया एच नॉट इक्वल्स टू अप्रॉक्स, मैंने 0 ले लिया, यानी अर्थ के सरफेस पे मैं वैल्यू निकाल रहा हूं, तो मेरा वैल्यू आया 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड। यानी इस स्पीड से अगर आप ऑब्जेक्ट को फेंक देते हैं, मतलब अगर आप अर्थ के सरफेस पे भी आप खड़े हैं ना भाई, तो आप अपने हाथों से उस बॉल को, कोई भी मशीन ऐसा लाइए जिसमें आप इसको ये स्पीड यानी कि ये वेलोसिटी आप अचीव करवा सकते हैं 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड, तो वो बॉल जो है इस पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करना शुरू कर देगी। क्लियर और नॉट क्लियर है सर? चलिए, अच्छा आपको लग रहा होगा कि वो जो पृथ्वी का वायुमंडल वाला जो कंसेप्ट कहाँ है, आएगा, पहले आप समझिए तो प्लाइन वेग होता क्या है, ऑर्बिटल वेलोसिटी होता क्या है। पहला तो आपको कल मैंने बता दिया, गुरुत्वाकर्षण फोर्स के कारण आपका जो वायुमंडल है उसके पीछे का एक रीजन है, वो कल का आप जब क्लास देखेंगे तो उससे आप उसका मटेरियल वहां लिखेंगे। अब आप प्लाइन वेग के कंसेप्ट को आज समझ रहे हैं, पहले समझिए, उसके बाद मैं आपको बतलाऊंगा। तो ये मैंने आपको बतलाया एच हाइट में ये 7.9, ये आपको समझ में आ रहा है, ये मैंने बता दिया कि हाइट इंक्रीज तो ऑर्बिटल वेलोसिटी डिक्रीज करेगा। अब आइए यहाँ पे इस एग्जांपल को देखिए, ये आपका अर्थ है, ये h इक्वल्स टू 0 है, तो h इक्वल्स टू 0 पे यहाँ पे कितना इसको स्पीड चाहिए, इसको स्पीड कितना चाहिए भाई, 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड। तो देखिए ये क्या करने लगा है, इसके चारों ओर गोल गोल इस प्रकार से चक्कर काटने लग गया अर्थ का। अब h1 हाइट में क्या होगा, h1 हाइट में यहाँ पर कोई एक सैटेलाइट है, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगा, 7.9 किलोमीटर पर सेकंड से कम होगी, तो देखिए लेस देन हो गया। उसी प्रकार h2 हाइट आपने अगर वहां पे कोई सैटेलाइट रखा तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, इसकी जो वेलोसिटी है उससे भी क्या होगी, कम होगी। तो देखिए वी नॉट डैश जो है 7.9 किलोमीटर पर सेकंड से भी कम होगी। क्लियर है? ये वही चीज है कि जितनी भी आपकी हाइट इंक्रीज होगी तो ऑर्बिटल, कोई भी प्लैनेट जाइएगा तो हर एक प्लैनेट में अपनी अलग अलग क्या होगी, ऑर्बिटल वेलोसिटी होगी, क्योंकि उस प्लैनेट का अपना मास होगा, उसका अपना रेडियस होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 7.9 जो हमने निकाला ये अर्थ के सरफेस पे निकाला, ये ध्यान रखना आपको। अब आइए एस्केप वेलोसिटी का वैल्यू निकालते हैं कि हम कितना वेलोसिटी से फेंक दें अर्थ के सरफेस में, हम लोग अगर खड़े हैं, अगर हम उस बॉल को इतना स्पीड दे दें, उसको कैलकुलेशन करते हैं कि वो बॉल वापस ही ना आए। तो चलिए प्लायन वेग को पढ़ते हैं। प्लायन वेग का जो फॉर्मूला होता है √2 जो ऑर्बिटल वेलोसिटी उसका √2 टाइम्स कर देते हैं केवल, ठीक है ना, यानी √2 का मतलब हो गया 1.414, ठीक है, √3 का वैल्यू क्या था 1.732, ठीक है, यही होता है मेरे ख्याल से। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होता है, सॉरी जो एस्केप वेलोसिटी जो होता है वो √2 टाइम्स क्या होता है, ऑर्बिटल वेलोसिटी का। ये जो एस्केप वेलोसिटी है √2 टाइम्स क्या, ऑर्बिटल वेलोसिटी का। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला पता है √G⁻M/r+h, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इस √2 को इसके अंदर ले आऊंगा तो फाइनल जो फॉर्मूला हमारे पास आ गया, ये हमारा फॉर्मूला आ गया, ठीक है, यानी एस्केप वेलोसिटी का ये फॉर्मूला आ गया। अब हम क्या करेंगे, अर्थ के सरफेस में निकालेंगे, यानी अर्थ के सरफेस में निकालने का मतलब क्या है, h इक्वल्स टू क्या हो गया, 0 हो गया। एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला हमें पता है √2G⁻M/r+h, तो इसका वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया। तो यहां से हम जब वैल्यू पुट करेंगे 2 × 6.67 10⁻11, मास हम क्या लेंगे, अर्थ का लेंगे, क्योंकि मास हम लोग अर्थ का निकाल रहे हैं, तो 6 × 10⁻24 बाई r कितना हो जाएगा 6.04 10⁻6 मीटर। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो एस्केप वेलोसिटी कितना आ गया, अर्थ के सरफेस पे 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि ये जो आपका अर्थ है, ठीक है, ये इसकी रेडियस हो गई r। अब यहाँ h हाइट पे, यहाँ पे कोई भी सैटेलाइट को अगर हम एस्केप वेलोसिटी दे देते कितना, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, तो ये सैटेलाइट वापस नहीं आएगी, या कोई भी ऑब्जेक्ट बॉल कोई भी अब वापस धरती पे नहीं आएगी। समझ में आ गया? चलिए तो अभी इसको हमको टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि मैंने ऑर्बिटल वेलोसिटी अच्छे से समझा दिया। कितना है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। इस स्पीड से ऑब्जेक्ट को फेंकने पर वापस धरती पर नहीं लौटेगी ये, लेकिन अर्थ के सरफेस पे मैंने निकाला, ठीक है ना, क्योंकि मास ऑफ अर्थ पता है, रेडियस ऑफ अर्थ पता है, इसीलिए। अब सिंपल से यहाँ भी बात है h का वैल्यू, क्योंकि यानी यहाँ पे भी तो आपको क्या है, h का इनवर्सली प्रोपोर्शनल एस्केप वेलोसिटी है कि नहीं, यानी यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो क्या मिलेगा, एस्केप वेलोसिटी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है,
इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एस्केप वेलोसिटी किसका, रूट अंडर एच का। यानी कि हाइट इंक्रीज करेगा तो आपका एस्केप वेलोसिटी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। होगा कि नहीं भाई? चलिए ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर है। ठीक है सर, अब एक बात बताइए, यहाँ पे धरती के सतह पर यानी कि अर्थ के सरफेस पर ऑर्बिटल वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी आपको याद हो गया 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड और 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब जैसे जैसे हाइट इंक्रीज करेगा तो इसकी भी वैल्यू क्या होगी, घटेगी, और इसकी भी वैल्यू क्या होगी, घटेगी। क्यों? इसका पीछे का रीजन मैंने दे दिया। अब आइए, ये एक अच्छा सवाल है। अब आपको ये बोला जाएगा कि आपके पास कोई दो ऑब्जेक्ट है, ये भी पूछा गया सवाल है, दो ऑब्जेक्ट है आपके पास जिसका मास अलग अलग है। 10 kg का एक ऑब्जेक्ट है, यानी आप ऐसे समझिए कि एक 10 kg का बॉल है और एक आपके पास 100 kg का बॉल हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका 100 kg का बॉल, 100 kg का। दोनों के लिए आपको बोला गया कि एस्केप वेलोसिटी क्या होगी अर्थ के सरफेस पर, यानी आपको अर्थ के सरफेस पे कैलकुलेशन करना है। आप यहाँ पे अर्थ में हैं, ठीक है, आप अर्थ के सरफेस पे खड़े हैं, ठीक, आप अर्थ के सरफेस पे खड़े हैं। ये आपको दे दिया गया है 10 kg का बॉल, ठीक है, और आपको एक और बॉल दे दिया गया है, ये दे दिया गया आपको 100 kg का बॉल। अब आप इसको जो एस्केप वेलोसिटी दे रहे हैं, ठीक, और इसको जो एस्केप वेलोसिटी दे रहे हैं, ठीक है, ये आपको v डैश हो गया। अब ये बतलाइए कि इस केस में एस्केप वेलोसिटी क्या होगा और इस केस में एस्केप वेलोसिटी क्या होगा, कि अगर आप 10 kg का बॉल को फेंक रहे हैं और 100 kg के बॉल को फेंक रहे हैं। मतलब ये कि आप हमें ये बतलाइए कि आप कितने वेलोसिटी से, कितने वेग से फेंकेंगे कि ये 10 kg का बॉल धरती को छोड़ दे, एस्केप वेलोसिटी तो ये होता ना, और ये 100 kg का भी बॉल छोड़ दे। तो मैंने आपको बतलाया था अर्थ के सरफेस पे जो एस्केप वेलोसिटी होता है वो कितना होता है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। लेकिन यहां पे दो ऑब्जेक्ट जो दिया गया उसका मास अलग अलग है। अच्छा, एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, √2g कैपिटल M r प्लस एच। तो यहां अर्थ के सरफेस में तो एच का वैल्यू 0 हो गया। अब वी ई किस पे डिपेंड कर रहा है, जी, ये तो कांस्टेंट होता है। एम मास ऑफ अर्थ, अर्थ पे ही है, दोनों के केस में हम लोग अर्थ में भी है तो अर्थ भी, मास भी कांस्टेंट हो गया। रेडियस ऑफ अर्थ, तो अर्थ रेडियस पे भी कांस्टेंट ही हो गया। कहीं क्या ऑब्जेक्ट का मास का यहाँ पे बात किया गया है, यानी बॉल आप 10 kg का लीजिए चाहे 100 kg का लीजिए, क्या मैटर करेगा 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड में? नहीं करेगा। यानी चाहे इस केस में बात कर लें तो इसको 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड से फेंकना पड़ेगा और इसको भी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड से ही फेंकना पड़ेगा। तो ये दोनों बॉल वापस नहीं आएगी धरती पे, भले ये 10 kg हो चाहे 100 kg हो, डजेंट मैटर। ये 50 kg ले लीजिए, ये 1000 kg लीजिए, डजेंट मैटर। हाँ, ये है कि इसको 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड देना आसान हो क्योंकि ये हल्का है। अब ये थोड़ा सा इसका मास अधिक होने के कारण इसको ये वेलोसिटी देने में थोड़ा सा हमें ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, लेकिन दोनों का एस्केप वेलोसिटी हमें उतना ही सेम देना पड़ेगा क्योंकि एस्केप वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड्स ऑन मास ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि एस्केप वेलोसिटी पलायन वेग जो है वो वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, जो आपका एस्केप वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट के मास पर निर्भर नहीं करती, इसलिए दोनों ऑब्जेक्ट के लिए एस्केप वेलोसिटी अर्थ के सरफेस पर इतना ही होगा। अब रेशियो आपसे पूछ लेता है एग्जाम में कई बार इन दोनों के बीच का, तो रेशियो निकाल लेंगे हम लोग। तो सॉल्व करेंगे तो भाई ये मैथमेटिक्स है, 1:2। अगर आपको देख लेना है क्या पूछा गया, v0:2, यानी कि ऑर्बिटल वेलोसिटी और एस्केप वेलोसिटी के बीच का रेशियो तो 1:√2 होगा, और अगर एस्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल पूछेगा तो √2:√1 होगा। अगर जी के केस में इसका फॉर्मूला आपसे पूछता तो देखिए ये आपका फॉर्मूला अभी मैंने आपको बतलाया। जी के केस में मैंने आपको पहले भी बता दिया था, जी इक्वल टू क्या होता है, gm/r² होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम आपका क्या है, आर है। ठीक है, तो यहाँ पे अर्थ के सरफेस पे आपका जी का वैल्यू पूछेगा तो इस एच को हम लोग 0 कर देंगे, तो यहाँ पे आर आपका आ जाएगा, तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा आर आपको मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये इसका पूरा का पूरा वैल्यू क्या लिखेगा आप जी, देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए जी इक्वल टू क्या होता है, gm/r²। ठीक है, अब मैं ऑर्बिटल वेलोसिटी लिख रहा हूँ। ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है जी कैपिटल M r प्लस एच। अर्थ के सरफेस पे मुझे, ठीक है ना, अर्थ के सरफेस पर, ठीक है, अर्थ के सरफेस पर ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला हमें जी के फॉर्मेट में लिखना है। तो अर्थ के सरफेस में लिखना ही नहीं, एच का वैल्यू 0 हो गया। ठीक है, तो v0 का वैल्यू क्या आ जाएगा, v0 का वैल्यू आ जाएगा √g कैपिटल M/r आ जाएगा। ठीक, लेकिन ये देखिए जी का जो वैल्यू है क्या होता है, r² है, यानी मैं यहाँ अगर एक और r कर दूं तो यहाँ भी हमको r से मल्टीप्लाई करना होगा ना। तो v0 का वैल्यू क्या हो जाएगा, gm/r² हो गया। तो अब देखिए gm/r² की जगह मैं g लिख सकता हूँ, तो v0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आपका g हो गया और ये r हो गया। उसी प्रकार एस्केप वेलोसिटी आप लिख लेंगे। चलिए, तो ये हो गया आपका g के फॉर्मेट में ये फॉर्मूला। अब आइए यहाँ पे बात करते हैं जो वायुमंडल, इतना मैंने पूरा कंसेप्ट चैप्टर भी पढ़ाना था, ये कंप्लीट। अब इस क्वेश्चन को अब आप कैसे लिखेंगे ना उसको समझिए, निचोड़ को समझिए। हाँ, ये बात करते हैं। क्वेश्चन आपको बोला गया था कि पृथ्वी पर जो वायुमंडल है,
उसके कारण को समझाना है, व्याख्या करना और उदाहरण सही। तो पहला कारण है गुरुत्वाकर्षण बल। तो भाई गुरुत्वाकर्षण बल का कंसेप्ट को समझिए, मैंने समझा रखा है, मैं आपको बस ब्रीफ कर रहा हूं। पहले तो वायुमंडल का कंसेप्ट समझिए। वायुमंडल का मतलब क्या है, इसमें वायु प्रेजेंट है यानी गैस प्रेजेंट है, यानी गैस और ये अर्थ एक दूसरे को पकड़ के रखा हुआ है अर्थ की ग्रेविटी के कारण ही, ठीक है। तो अर्थ की ग्रेविटी यानी गुरुत्व बल क्या होता है वो पिछले चैप्टर से क्लियर करेंगे। दूसरा, अब देखिए एक बात बतलाइए, ये जो आपका अर्थ है, ठीक है ना, ये जो आप अर्थ को देख पा रहे हैं, ये आपका जो अर्थ हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट है। गैस के पास क्या होगा, अपना वेलोसिटी है। अगर इसके पास अगर 11.2 किलोमीटर पर सेकंड मिल जाएगा इसको वेलोसिटी, तो ये क्या करेगा, इसको छोड़ के बाहर चला जाएगा, दूसरे क्या करेगा, दूसरे ग्रह में चला जाएगा। तो वायुमंडल बन नहीं पाएगा, यानी वायु यहाँ पे होगा उपस्थित नहीं अर्थ में। और अगर अर्थ में वायु नहीं रहेगा, ऑक्सीजन नाइट्रोजन ये सब नहीं रहेंगे, तो क्या हम आप वायु वन्य जीव जंतु जीवित रह पाएंगे, नहीं रहेंगे। तो इसीलिए ये एस्केप वेलोसिटी का काफी इंपॉर्टेंट रोल है। अब एक दूसरी बात देखिए, अर्थ की जो एस्केप वेलोसिटी है वो कितना है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अब ये गैसेस जो है ना, ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 किलोमीटर पर सेकेंड, 6 किलोमीटर पर सेकेंड अचीव कर लेती है, लेकिन 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी अर्थ जो एक ऐसा ग्रह है, एक ऐसा प्लैनेट है जिसकी एस्केप वेलोसिटी बहुत अधिक है, और इतना अधिक होने के कारण ही यहाँ पे वायुमंडल हमें देखने को मिलता है। अभी मैं आपको मून का एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। मून बोले तो चंद्रमा भाई, ठीक है ना, मून बोले तो चंद्रमा। अब इस चंद्रमा में जो एस्केप वेलोसिटी, अच्छा मून क्या हो गया, चंद्रमा हो गया, इसमें जो एस्केप वेलोसिटी है ये कितना है, 2 किलोमीटर पर सेकंड के आसपास है। 2 किलोमीटर या मतलब अप्रॉक्स में लिख रहा हूं यार, ये अब हो सकता है इंटरनेट में आपको अलग मिल जाए, मैं लिख रहा हूं 1.5 किलोमीटर पर सेकेंड से लेकर 2.5 किलोमीटर पर सेकेंड, एक एवरेज मैंने ले लिया, एस्केप वेलोसिटी इतनी है, ठीक है। अब चंद्रमा में क्या हो, अब जब जाएंगे, जब हम लोग ने देखा क्या कि चंद्रमा में कोई भी वायुमंडल हमें नहीं मिला। अब ये वायुमंडल नहीं मिला इसलिए जीवन पॉसिबल नहीं है। अब वायुमंडल नहीं है यानी कि कोई भी गैसेस प्रेजेंट नहीं होगी। अब ऐसा क्यों, जैसे कि ये आप मून पे चले गए, ठीक है। अब मून में एस्केप वेलोसिटी मुझे पता है कितना है, ये आपको रेंज में लिख दिया हूं, 1.5 से लेकर 2.5 किलोमीटर पर सेकेंड। अब ये जो कोई भी गैस है, ये गैस ऑन एन एवरेज ये 2 किलोमीटर पर सेकेंड, 3 किलोमीटर पर सेकेंड आराम से अचीव करती है, और ये फिर इस ग्रह को छोड़कर बाहर निकल जा रही है। तो यहाँ वायुमंडल नहीं बन पा रहा। तो देखिए एस्केप वेलोसिटी का एक इंपॉर्टेंट रोल हुआ कि नहीं हुआ, ठीक। दूसरी बात, अब ये रहा नहीं तो यहाँ पे ग्रेविटी यानी कि गुरुत्व बल, यानी कि यहाँ पे जो इस प्लैनेट की बात कर ले और ये जो ऑब्जेक्ट है, ग्रह जो गैस है, इसके बीच ये गुरुत्व बल काम नहीं कर पाया। तो दोनों रिस्पॉन्सिबल हुआ कि नहीं है। तो अब इसी को आपको समझाना है कि पलायन वेग होता क्या। पलायन वेग से आपको बताना है सबसे पहले कि ग्रह क्या होता है, उपग्रह क्या होता है, और वाइटल वेलोसिटी क्या होता है, प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, और वाइटल वेलोसिटी की वैल्यू क्या होती है, फॉर्मूला सब रिप्रेजेंट निकालते चलेंगे। फिर उसी पर एस्केप वेलोसिटी में आएंगे, देन आप लास्ट में कंक्लूड करेंगे कि इस प्रकार से अगर पृथ्वी पर वायुमंडल है तो इसके पीछे का सबसे पहला जो रिस्पॉन्सिबल जो जिम्मेवारी है वो गुरुत्वाकर्षण बल का है, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। सेकेंड, ड्यू टू हाई वैल्यू ऑफ, अच्छा एक बात ये भी समझिए कि जो एस्केप वेलोसिटी जो आप देख रहे हैं अर्थ की बहुत अधिक है, कितना है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। इतना अधिक होने के कारण ही, क्योंकि जो गैसेस है ना ये 5 किलोमीटर पर सेकेंड, 6 किलोमीटर पर सेकेंड अचीव कर लेती है, लेकिन 11.2 इतना अधिक होने के कारण ये नहीं कर पाती। इसलिए वायुमंडल में बहुत अधिक डेंस हमें गैसेस हमें देखने को भी घनत्व जो होती है काफी अधिक होती है, क्योंकि अर्थ का एस्केप वेलोसिटी काफी अधिक होता है। समझ में आया क्या निचोड़ मैंने रखा है भाई। तो देखिए अगर आप मेंस में भी अगर आपको फायदा लेना है तो इस कोर्स में आपको काफी मिल जाएगा, बहुत मिल जाएगा। मतलब समझिए कि मेरे तरफ अब क्योंकि अभी समय है तो मैं पूरा समय दे करके कि उसको मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को खत्म करवा सकूं, ठीक है। अब जैसे हिस्ट्री में हड़प्पा सभ्यता का अभी पीटी लेवल पे खत्म हो गया, अभी उसमें अभी आपको मेंस लेवल पे मैं आपको पूरी उसकी धार्मिक स्थिति, सामाजिक स्थिति और आर्थिक स्थिति को खत्म करूंगा, देन आप मेंस लेवल पे चीजों को लिख पा रहे होंगे, ठीक। तो खैर ये रहा आपका आज का सेशन। होप शो कि आपको चीज़ें समझ में आई होगी। एक भी चीज़ अगर कहीं डाउट है तो कमेंट सेक्शन, ये आपका यूट्यूब पर भी रहेगा वीडियो, तो आप देख सकते हैं। बाकी अगर फोकस स्टडी विद अभी आप हमारा एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे, अगर आपको लगता है जुड़ना, चीज़ों को सिस्टमैटिक वे में पढ़ना, फी अभी आज वीडियो देख रहे हैं तो 2000 होगा, लेकिन शायद आप लेट से देख रहे होंगे तो ये फी आपको 4000 3000 जो भी होगा उस समय आपको देखने को मिलेगा। कोई ऑफर चल रहा होगा तो फिर से वापस कम फी में दिखेगी आपको। बाकी ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।